नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट पे। हमारी जो क्रैश कोर्स की सीरीज हमने 5 जून से लॉन्च करी है, वो सीरीज लगातार सक्सेसफुली आप लोग तक डिलीवर हो रही है। और हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिसको जो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से अपने समय पर आपका कोर्स खत्म करा देगा कंसेप्ट के साथ। तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता अपने एंड पे नहीं करनी है कि आपको किस तरीके से कोर्स को खत्म करना है या आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। आप जिस भी सेमेस्टर या जिस भी ईयर में हैं, उस ईयर से रिलेटेड जो भी आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट डिजाइन की गई है, प्लेलिस्ट निर्धारित की गई, उस प्लेलिस्ट पे जाकर के जितनी भी वीडियोस यहाँ से डाली जा रही है, उसको अगर आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो मैं आपको 100% इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और पास का इवन आपको बहुत ठीक मार्क्स लाने से, है ना, बहुत अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, और अनुरोध भी है कि आप लोग जितनी भी यहाँ से लेक्चर्स आप लोग को डिलीवर किए जा रहे हैं और आप लोग तक पहुंचाए जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। आपके पेपर्स बहुत करीब है और हार्डली अब 10 दिन के आसपास ही आपके पास है। 10 दिन भी नहीं है, 7 से 8 दिन है जिसमें आपको सारी प्रिपरेशन को अपने कंप्लीट करना है। चलिए, आज हमने आपसे जैसा वादा किया था कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो पहली क्लास हमने आपको दी थी, उसमें हमने आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा दिया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट क्या है और उसका ITI में क्या स्कोप है और अदर एरियाज में उसका क्या स्कोप है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको सारी चीजों से हमने अवगत कराया था। आज हमने आपको वादा किया था कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास, और अगर आज बहुत बड़ी क्लास होती, क्योंकि सिद्धांत ऐसे हैं जो आपके सामान्य जिंदगी, इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग ITI का किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, अगर आपको ये सिद्धांत नहीं पता है तो आप अपनी वर्क को, अपनी चीजों को, अपनी भावनाओं को या अपने रिलेशंस को आप स्ट्रांगली कहीं भी मतलब मेंटेन करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैसा वादा किया था हमने, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं। कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में आपको सारी इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, हम आपके सामने कोशिश करें रख दें। इन केस अगर ऐसा होता है कि कोई किसी चीज को समझाने के क्रम में अगर थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाता है, तो हम इसको 1 से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन कि कितना हम जल्दी से इसको कर पा रहे हैं, कितना स्मूथली और कितना फास्ट ट्रैक पे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अगर आपकी रहेगी एक क्लास, और ये सबसे अच्छी बात अभी भी मैंने आपको बताया कि ITIs और नॉन ITIs दोनों के लिए है महत्वपूर्ण है। ऐसा जरूरी नहीं है, इवन किसी भी एज ग्रुप के हैं, क्योंकि बहुत सामान्य चीजें हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी लगभग सभी को होती है, बट एक थीमेटिक वे में, एक कहा जाए कि जो तरीके से अगर आपको उस चीज की जानकारी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम सारी चीजें ऐसे डिस्कस करेंगे, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर आज की क्लास जिसने भी ली है, वो आज की क्लास लेने से पहले और आज की क्लास लेने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ भावनात्मक हो, चाहे इमोशनल, कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस हो, या कुछ भी मतलब कहा जाए, उसकी जो इंटरनल जितने भी द्वंद्व चल रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपके रिजॉल्व होंगे, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से अपने विचारों को आगे किसी के सामने रखना है, किस तरीके से अपने विचारों को डेवलप करना है और अपनी भावनाओं को प्रकट करना। अगर आपके अंदर कोई भावनाएं जागृत हो रही तो उसको किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से रखेंगे, क्या आप फिर समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या हमारे इंटरनल कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी अंतरात्मा में क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। उससे पहले कि जितने भी अभी मैंने ये देखा कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो भी पहली क्लास थी उसमें कमेंट्स में आप लोग थोड़ा सा अपना जो है एग्जाम सेंट्रिक होके कमेंट्स करिए, ठीक है, जिसमें कि आपको अगर कोई भी चीज पे डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उससे रिलेटेड ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो व्हाट इज, हिंदी में अगर इसको हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे नैतिकता क्या है। ठीक है, नैतिकता शब्द को पहचानना और जानना अपने आप में इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग ज्यादातर
जो बचपन से पढ़ते हुए आए कि नैतिक शास्त्र क्या है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, मोरल साइंस जिसको हम लोग सब्जेक्ट एक होता था, है ना, हमारा जितना भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आप लोग लेके आए होंगे ज्यादातर, उसमें देखेंगे आप मोरल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता था जिसमें आपको जनरली ये सारी चीजें बताई जाती थी। बट क्या होता था कि उस समय हमारा कहा जाए कि इतना डेवलपमेंट माइंड का शायद नहीं हो पाता है कि हम इन सारी चीजों को समझे। तो आज वो टाइम है, वो समय है जिसमें हम लोग ये समझ पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये नैतिकता शब्द आया क्यों और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आज के टाइम में, है ना, नैतिकता शब्द आया क्यों और आज के टाइम में ये नैतिकता शब्द आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नैतिकता शब्द आया क्यों। नैतिकता शब्द आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो एक काल बार्थ करके थे, है ना, एक काल बार्थ, आप लोग इसको जहां जरूरत हो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक काल बार्थ करके क्या थे, दार्शनिक थे, ठीक है, दार्शनिक मतलब फिलोसफर थे, ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि इस दुनिया में 100% आदमी ऐसे हैं जो स्वार्थी है। ऐसा कोई भी मनुष्य इस दुनिया में पैदा नहीं, अगर आप मनुष्य हैं तो आप 100% है कि आप स्वार्थी होंगे, ठीक है। तो इस दुनिया में 100% लोग स्वार्थी है, कोई भी, इवन आप लोग का सबसे जो कहा जाए प्री एग्जाम्पल कि आपके गार्जियंस होते हैं ना, जो आपके गार्जियन में सबसे ज्यादा आपको हम लोग जो हमारा समाज एक्सेप्ट करता है कि माँ एक ऐसी होती है जिसका जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, ठीक है, और दूसरा पिता होते हैं, ठीक है। बट ये जो दार्शनिक थे ये बताया कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्वार्थी ना हो, ठीक है। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया, इसके पीछे उन्होंने जैसे तर्क क्या दिया, अब हम लोग अगर बात करें इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया कि अगर ये लोग एथिक्स की बात करें, है ना, मान लीजिए कि अगर हम लोग एथिक्स को समझते हैं, ठीक है, अब इन्होंने कहा कि एथिक्स का जरूरत क्यों है ना, इन्होंने बताया एथिक्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि इन्होंने बताया कि इस दुनिया में हर एक इंसान जो है स्वार्थी है। अब स्वार्थी क्यों है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि माँ है, ठीक है। अब ये अगर मदर है और मदर अगर मान लीजिए बहुत गरीब, मान लीजिए कोई बहुत एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत गरीब कोई परिवार है और उसके टोटल परिवार में मान लीजिए एक दिन में 5 रोटी बनती है, ठीक है, ये 5 रोटी बनी एक परिवार में। अब उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है, मान लीजिए उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। अब 6 में से अगर ये डिवाइड करेंगे तो 6 में से 5 रोटी को डिवाइड करना है ना। अब अगर एक माँ होगी तो माँ ये कोशिश करेगी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो रोटी खा लें, भले वो उसको वो ना मिले, है ना, कोशिश यही करेगी कि अपना पेट काट के इन 5 लोगों को डिवाइड कर देगी वो रोटी, ठीक है, ये 6 हो गया। अपना पेट काट के इन 5 लोगों को डिवाइड कर दे। अब इन लोगों को एक एक रोटी मिल गई, ठीक है, 5 बच्चे हैं मान लीजिए उसके, उस माँ के 5 बच्चे हैं और उन 5 में मतलब 6 बच्चे हैं, है ना। अब ये मान लीजिए 6 सदस्य हैं, अब उस 6 लोगों को वो डिवाइड कर रही है। उस डिवाइड करने के पीछे क्या कारण है, वो ये अगर कोई भी जनरल इंसान होगा तो सोचेगा कि मतलब ये तो निस्वार्थ प्रेम हुआ, इसमें क्या माँ का स्वार्थ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कार्ल बार्थ क्या कह रहे हैं, कार्ल बार्थ ये कह रहे हैं कि ये जो माँ है जिन्होंने ये सेक्रीफाइस किया है इन बच्चों को, ये ले जाकर के सारी रोटी डिवाइड कर दी, दे दी, और अपना पेट पे कुछ भी एक भी मतलब कोई भी टुकड़ा नहीं डाला पेट में अपने, उसके पीछे उनका कहना ये है कि ये माँ भी स्वार्थी है। उसका कारण क्या है, ये माँ इसलिए स्वार्थी है क्योंकि अगर ये सारे बच्चे भूखे रहते, ठीक है, और वो खा लेती तो उसका पेट जरूर भर जाता है, लेकिन जो उसकी कॉन्शियस माइंड है या जो उसकी अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा में कहीं ना कहीं उसको वो दुख पहुंचता, वो सुखी ना रह पाती अंदर से, मतलब उसका पेट भर जाता लेकिन वो इंटरनली इमोशनली वो सुखी ना रह पाती। इसलिए उसने क्या किया, सुखी इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि वो उसका तो पेट भरा लेकिन उसके बच्चे का पेट खाली है, तो वो सुखी नहीं रह पाती कि इमोशनली। तो उस चक्कर में उस वजह से अपने इस सुख की प्राप्ति के लिए, अपने जो इमोशनल सुख की प्राप्ति के लिए, अपने अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए उसने क्या किया है, इन 6 बच्चों को वो डिवाइड कर दिया, है ना। 6 सदस्य हैं जिसमें 5 बच्चे हैं, एक वो है, तो टोटल 6 सदस्य हुए। तो इन 5 बच्चों को डिवाइड कर दिया और अपना पेट खाली रखा, लेकिन यहाँ पर वो भूखी जरूर है लेकिन उन्होंने अपने इमोशनल जो वो है कहीं ना कहीं अंतरात्मा उसको संतुष्ट कर दिया। तो कहा जाए कि यहाँ पर इनका भी उसने ये बताया कि माँ भी स्वार्थी है, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कार्ल बार्थ ने ये बोलने की कोशिश करी कि इस दुनिया में सभी स्वार्थी हैं। अब जब सभी स्वार्थी हैं तो सब अगर स्वार्थी होंगे तो कहीं ना कहीं समाज चलाना तो है ही है। अब समाज चलाने के लिए, समाज अगर चलाना है तो समाज चलाने के लिए कैसे चलेगा समाज, अगर सब स्वार्थी हैं तो समाज चलाना तो आसान नहीं है। अब समाज चलाना आसान नहीं है तो समाज में फिर तो अराजकता आ जाएगी, सामाजिक सिस्टम पूरा धराशायी हो जाएगा। आप कोई भी नियम बनाएंगे तो फिर कोई क्यों फॉलो करेगा,
ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं समाज ने ये देखा कि उसको उसको ध्यान में रखते हुए समाज ने एक नैतिक व्यवस्था का निर्माण किया। ठीक है। उस समाज ने अपने समाज के संचालन के लिए सब जो है नैतिक व्यवस्था का संचालन किया, नैतिक व्यवस्था बनाई, जिससे कि किसी भी समाज का व्यक्तिगत और सोशल दोनों रूप में कहीं ना कहीं संचालन किया जा सके। अगर ये संचालन करना है तो एथिक्स की इंपॉर्टेंस होती है। अब समझते हैं एथिक्स है क्या एक्चुअली। ठीक है। अगर हम लोग एक लाइन में ये समझे कि एथिक्स है क्या, तो ठीक है, तो हमारे को ये समझ में आ गया एथिक्स की जरूरत क्यों है। एथिक्स की जरूरत ये इसलिए है क्योंकि देखिए 100% लोग स्वार्थी हैं, और अगर वो लोग स्वार्थी हैं तो कहीं ना कहीं समाज का संचालन करने में सब एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने लगेंगे। तो समाज के संचालन करने के लिए अगर हम कुछ एथिकल वैल्यूज या नैतिकता का निर्माण नहीं करेगा समाज, तो समाज धराशायी हो जाएगा, उसका सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो अब हम लोग एथिक्स को समझते हैं क्या। तो एथिक्स क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है। एथिक्स को अगर हम लोग डेफिनेशन इसकी देखते हैं तो ये क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है, या इंग्लिश में बोले तो एक सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम है जो क्या करता है, जो इस समाज के, जो सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के लोगों के लिए है ना, कहाँ किन के लिए, जो उस समाज के जो सदस्य हैं, समाज के सदस्यों के लिए, उस समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उन समाज के या उन सोशल जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उन सोसाइटी के मेंबर्स के लिए क्या करते हैं, नैतिक मूल्यों। ठीक है। नैतिक मतलब एथिकल। ठीक है। एथिकल नैतिक मूल्यों। ठीक। अभी इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मूल्य क्या होता है। अभी आप लोग ये जान लीजिए कि नैतिक मूल्यों के लिए मतलब एथिकल वैल्यूज के लिए, उन एथिकल वैल्यूज और किसके लिए, आचरण के लिए, है ना, उस समाज के सदस्यों के नैतिक मूल्यों एवं आचरण कैसा हो समाज का। ठीक है। आचरण को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्ट। ठीक है। तो उस समाज के नैतिक मूल्य और आचरण का प्रतिमान, प्रतिमान मतलब आचरण का प्रतिमान। ठीक है। नैतिक मूल्य एवं आचरण के, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म्स। ठीक। नॉर्म्स के निर्धारण, है ना। देखिए क्या समझा हमने कि एथिक्स क्या है। एथिक्स एक सामाजिक व्यवस्था है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो अपने समाज के सदस्यों के लिए नैतिक मूल्य एवं आचरण के प्रतिमान मतलब नॉर्म्स का, है ना, नॉर्म्स का निर्धारण करती है। ठीक है। तो क्या है, फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि एथिक्स क्या है। एथिक्स बेसिकली एक सामाजिक, एक ऐसा सोशल सिस्टम जो अपने समाज, जो उस समाज में रह रहे लोगों के लिए क्या करते हैं, उनके नैतिक मूल्यों और उनके जो कंडक्ट, उनके आचरण के प्रतिमान, पता मतलब नॉर्म्स, किस तरीके का उनका आचरण रहेगा या मूल्य कौन कौन से रहेंगे, किन किन मूल्यों को उनको फॉलो करना है, इनका निर्धारण करना ही एथिक्स कहलाता है या नैतिकता कहलाती है। ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने समझा कि ये एथिक्स है। हमने दो चीजें समझ ली। पहला, एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। एथिक्स क्यों है, क्योंकि हर एक मनुष्य स्वार्थी है, और स्वार्थी लोगों को अगर एक उसमें बांध के रखना है, एक सुई से पिरो के रखना है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे समाज में नैतिक मूल्य लाने होंगे जिनको हम उनमें बांध के रखें, ताकि अगर स्वार्थी होने के बाद भी वो किसी को इस तरीके से एक दूसरे को प्रताड़ित या इस दूसरे का लाभ ना उठाए कि दूसरे को, एक से दूसरे को प्रॉब्लम है, एक की वजह से दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने दो चीजें समझ ली। अब इसमें हमारे 3 टर्म है। ठीक है। इसमें हमारे को, इस एथिक्स में हमारे को 3 टर्म मिले। ठीक। पहला टर्म क्या मिला, पहला टर्म हमें मिला मूल्य। ठीक है। या नैतिक मूल्य बोल लेते हैं, या मूल्य लिख लेते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वैल्यूज। ठीक है। इसमें हमको 3 चीज मिली। दूसरा क्या मिला, आचरण। ठीक। हमको दूसरा शब्द क्या मिला, कंडक्ट। ठीक। दूसरा शब्द क्या था हमारा, कंडक्ट। तीसरा शब्द हमें क्या मिलता है यहाँ पर, प्रतिमान। ठीक। तीसरा शब्द हमें प्रतिमान मिला। प्रतिमान का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्म्स। ठीक। ये 3 वर्ड हमें मिले, और पूरी कहीं ना कहीं एथिक्स इसी पे डिफाइंड है। हमारा नेचर, हमारे आसपास का समाज, हमारे जितने भी कानून हैं, हमारे जितने भी परंपराएं हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इन्हीं 3 शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। इस पूरे समाज की, पूरे भारतीय क्या पूरे विश्व के समाज की जो नैतिकता है, जो एथिक्स है, वो इन 3 वर्ड के आसपास घूमती है। ठीक है। तो हमने इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि एथिक्स हमें बताया। अब हम एक चीज और जानते हैं। ठीक है। एक चीज दूसरे क्या जानते हैं कि एथिक्स, और दूसरा होता है मोरालिटी। ठीक। एथिक्स का मतलब भी नैतिकता होता है। ठीक। और इसका मतलब भी क्या होता है,
एथिक्स का मतलब भी नैतिकता, और ये भी हिंदी में हम लोग नैतिकता ही बोलते हैं। अब इन दोनों को अगर हम नैतिकता बोल रहे हैं और इंग्लिश में दोनों का वर्ड अलग है, हमने पहली क्लास में बताया था कि इस दुनिया में ऐसे कोई भी दो शब्द नहीं है जिनका मीनिंग एग्जैक्ट सेम हो। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, है ना। ये एक दो कोई भी दो शब्द एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं। अब हम अगर डिफरेंस समझें तो एथिक्स और मोरालिटी में अगर डिफरेंस समझें तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है? सबसे पहला डिफरेंस दोनों ही देखें, दोनों ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एथिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इथियोस, ठीक है। इथियोस एक ग्रीक वर्ड है, उससे आया। अब इथियोस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, इस शब्द का मतलब, इस शब्द का मतलब रीति रिवाजों से, है ना। कि मतलब क्या है कि एथिक्स शब्द का मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड है एथियोस, उसका मतलब होता है, एथिक्स वर्ड कहां से आया? ग्रीक वर्ड एथियोस से आया, जिसका मतलब होता है रीति रिवाज। अब मोरालिटी शब्द कहां से आया? तो एक लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन एक भाषा है स्पेन की, ठीक है। तो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, क्या है लैटिन वर्ड? तो लैटिन वर्ड मोर्स करके, एक मोर्स करके लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब भी हिंदी में रीति रिवाज होता है ना। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं हिंदी में रीति रिवाज होता है। अब अगर इसका मतलब भी रीति रिवाज है और इसका मतलब भी रीति रिवाज है, तो अंतर क्या है दोनों में? ठीक है, मीनिंग भी दोनों की सेम है, तो अंतर क्या है? अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें लाइट डालेंगे, क्योंकि हम लोग कहा जाता है कि ये वर्क मोरल है या मोरालिटी पे आना चाहिए आपको, है ना, थोड़ा सा मोरालिटी दिखानी चाहिए या आपको थोड़ा यहाँ पे एथिकल रहना चाहिए। तो दोनों में कहीं ना कहीं हम लोग जो वर्ड का यूज करते हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। हर जगह एथिक्स वर्ड का यूज नहीं होता है, ज्यादातर जगह क्या होता है, यू शुड यूज योर मोरालिटी, आपको अपनी मोरालिटी, आपके अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेस्ड होती है। हम अलग से इसको एक स्लाइड में समझ लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि एथिक्स ये लिखा हुआ है और दूसरा ये क्या लिखा हुआ है? मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी। और दोनों शब्द का मतलब यही है, क्या है? नैतिकता, ठीक। ये भी नैतिकता है और वो भी नैतिकता है, सेम ये भी नैतिकता है, ठीक। अब दोनों अगर वर्ड नैतिकता है तो इसमें देखिए सूक्ष्म अंतर क्या है, ये हम लोग समझ लेते हैं। पहली चीज ये होती है कि ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठता, ठीक है। इसमें क्या है? वस्तुनिष्ठता। अब क्या होता है कि कोई समाज है, ठीक है, कोई समाज क्या करता है कि कोई भी परंपरा बनाता है या कोई प्रतिमान डिसाइड करता है। जैसे एक हम लोग वो कर लेते हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई नियम बना कि किसी को भी, ठीक है, जो भी अपराधी है मान लेते हैं, या आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में काम करने का जो सबसे पहला प्रतिमान बनाया गया कि जितने भी आपके सीनियर्स हैं, आपके सीनियर्स को आपको आप करके बोलना है, ठीक है। ये सीनियर्स आपके हैं, आपको आप करके बोलना है, या रोज अपने आप को अपने सीनियर्स के पास जाकर के आपने एक कहीं ना कहीं कल्चर बनाया गया किसी कंपनी का कि अपने सीनियर्स के पास जाकर के आपको रोज रिपोर्ट करना है, ठीक। अब आपने या सम्मान करना उनका, ऐसे मान लेते हैं, है ना। सम्मान करने के क्रम में हमने क्या बोला कि सीनियर्स का रोज सम्मान करना है और उनके पास जाकर के रिपोर्ट करना है, या फिर उनको रोज आपको ग्रीट करना है, ठीक। हमने मान लिया ग्रीट करना है, ठीक। हमने ग्रीट करना है मान लिया, ठीक। अब ये क्या है कि अगर ये एथिकल उसमें देखा जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग ये मान के चलेंगे कि एथिकल उस एथिक्स के अंतर्गत अगर इसको हम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी इसमें। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब फिर इस चीज की इसमें ये भी गुंजाइश जरा सी भी नहीं रहेगी कि आप अगर कोई ऐसा बंदा है जो नहीं भी अपने सीनियर्स को रिस्पॉन्स करता है, ग्रीट नहीं करता है, तो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता एथिक्स केस में कि अगर आपसे ये प्रतिमान डिसाइड कर दिया गया है कंपनी के द्वारा कि आपको अपने सीनियर्स को कहीं ना कहीं ग्रीट करना है, ठीक है, रोज मॉर्निंग में जाकर के नमस्कार या फिर उसके पास जाकर के रिपोर्ट करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि किसी भी समाज में अगर कोई भी प्रतिमान डिसाइड किया गया है, कोई भी नियम, कोई भी नैतिक मूल्य डिसाइड किए गए, कोई भी मूल्य डिसाइड किया गया है, जैसे एग्जांपल कि हमें बड़ों के पैर छूने हैं, ठीक। अब बड़ों के पैर छूने हैं, ये प्रतिमान डिसाइड हो गया। अब जरूरी नहीं कि सभी अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, ठीक। अगर ये डिसाइड कर दिया गया है कि नैतिकता मतलब नैतिक मूल्य ये डिसाइड कर दिया गया है कि सबको अपने बड़ों के पैर छूने हैं, तो नैतिकता ये बोलती है कि आपको सभी को 100% वो काम करना है, ठीक है। फिर चाहे उसकी अंतरात्मा बोले या ना बोले, मतलब अगर हमारी अंतरात्मा ये नहीं भी कह रही कि हम किसी बड़े का सम्मान करें, फिर भी अगर समाज के दबाव में हमें वो काम करना पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एथिक्स,
ठीक है, नैतिकता वो है कि एक समाज के दबाव में, ठीक है, एथिकल जो चीजें अगर हम लोग कहा जाए तो अगर किसी समाज के सोसाइटी के दबाव में हम किसी भी ऐसे नैतिक कार्य को कर रहे होते हैं जो हमारी अंतरात्मा से मन नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ चीजें करने का मन नहीं होता है या किसी को कोई काम करने का मन नहीं होता, बट समाज के डर से, समाज को देखते हुए हम वो काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एथिक्स। मतलब इस एथिक्स के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक, दूसरा अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, बाहरी दबाव होता है। बाहरी दबाव का मतलब समाज का दबाव होगा। ठीक, बाहरी दबाव मतलब समाज का सोशल प्रेशर इसमें ज्यादा होता है, समाज का, है ना, सामाजिक दबाव उसमें ज्यादा होता है, समाज का दबाव ज्यादा होता है। ठीक, तो अब ये चीज समझनी है कि एथिक्स, एथिकल अगर आप हैं तो एथिकल होने पे आपको ऑब्जेक्टिविटी रखनी होगी। बड़ों के पैर छूना है या अपने से बड़ों को ग्रीट करना है या फिर झूठ नहीं बोलना है ना, ये सारे अगर वैल्यूज बनाई गई है समाज में तो ये सभी के लिए ऑब्जेक्टिविटी है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें किसी का व्यू अलग हो सकता है, किसी का व्यू अलग हो सकता है। ये पूरे समाज के लिए क्या है, एक नियम है, एक प्रतिमान है कि आपको ये काम नहीं करने या ये काम करने हैं। उसमें आपको कोई आपकी अंतरात्मा या आपका पर्सनल व्यू उसमें मायने नहीं रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन अगर हम लोग मोरालिटी की बात करें, ठीक है, तो मोरालिटी में सारा क्या होता है, आत्मनिष्ठता होती है। ठीक है, मोरालिटी का मतलब क्या हुआ, आत्मनिष्ठता होती है। मतलब ऐसे समाज के सारे वैल्यूज, ऐसे सिस्टम, ऐसा समाज के जितने भी वैल्यूज समाज में जो बनाए गए हैं जिसमें ये गुंजाइश है कि किसी व्यक्ति द्वारा, आपका मतलब किसी व्यक्ति द्वारा क्या करते हैं, अपनी अंतरात्मा या अपने हिसाब से या अपने आधार पर या अपने तरीके से किसी चीज को करने के लिए अगर उसको छूट दी गई है तो फिर उसमें मोरालिटी आ जाएगी। जैसे इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिविटी होती है। मतलब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, जो मनुष्य है ना, वो सब पे डिपेंड करता है कि वो ये काम करे या ना करे। जैसे अगर एग्जाम्पल दें ये कि सबके पैर छूने वाला, तो जरूरी तो नहीं होता सभी पैर छूते हैं। ठीक है, अगर ये समाज ने डिसाइड किया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना है, ठीक, अब डिपेंड है कि अगर हम ऑब्जेक्टिविटी में आ जाएंगे, एथिक्स में आ जाएंगे, तो हमें पता है कि बड़ों का सम्मान पैर छू के करना है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा भी तो होता है कि कई समाज ऐसा होता है जिसमें अगर हमें अपने से बड़ों को सम्मान करना है तो कई लोग ऐसे करते हैं जो ग्रीट करके सम्मान देते हैं, मतलब हाय करके सम्मान देते हैं, है ना, कोई पैर छू के देते हैं। कोई क्या होता है, कई एक तो समाज ऐसा है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि मतलब एक समान ऐसा है जो दूसरे से हैंड शेक करके भी करते हैं। ठीक है, हैंड शेक करके भी बड़ों का सम्मान करते हैं, है ना, हैंड शेक करते हैं। अब ये हैंड शेक कर रहे हैं। दूसरा एक समाज तो ऐसा है, थोड़ा सा आप लोगों को सुनकर अजीब लगेगा कि अगर बड़े से सम्मान करना है तो एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करता है कि समाज ने किस तरीके का प्रतिमान डिसाइड किया। अब हमारे ऊपर ये है कि हम इनमें से किस तरीके से, हमारी अंतरात्मा जिस तरीके से जिसको बोलेगी कि इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर इंसान का या जो हमारा बड़े हैं उनको हम किस तरीके से सम्मान करें, दिस इज कॉल्ड मोरालिटी। मतलब एक चीज सिंपल से समझिए कि एथिकल अगर आप हैं, एथिकल की अगर एथिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी है। मतलब एक समाज में प्रतिमान डिसाइड हुआ, उस प्रतिमान को ही आपको फॉलो करना है। पैर छूकर अगर सम्मान देना है तो पैर छूना है, ठीक, झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलना है। अब उसके पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे कारण होता है कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सामाजिक दबाव रहता है। दूसरा, हमें ये भी डर रहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज हमें दंड भी दे सकता है। ठीक है, बट मोरालिटी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आपकी मोरालिटी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल सब्जेक्टिविटी है। ये डिपेंड करता है कि हमारी अंतरात्मा किसी काम को करने के लिए अगर गवाही कर रही है, हमारी अंतरात्मा अगर किसी काम को करने के लिए एग्री है, देन ओनली हम वो काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हमारे ऊपर कोई भी बाहरी दबाव नहीं होगा, बाहरी दबाव इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आंतरिक दबाव होता है। मतलब हमारा जो आंतरिक जो है कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड है, वो जो हमें बोलता है उस हिसाब से हम काम करते हैं। मतलब इसमें हमारा आंतरिक दबाव काम करता है, हमारी पर्सनल थॉट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है कि मोरालिटी के केस में सब्जेक्टिविटी ज्यादा आ जाती है। मतलब ये हमारे सबका अलग अलग भी हो सकता है। कोई हाय पैर छू के, हाय मतलब कोई अपने से बड़ों को ग्रीट पैर छू के कर रहा है, कोई हाथ से हैंड शेक करके कर रहा है, कोई आपको जो है किसी और तरीके से कर रहा है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे मान लीजिए कि ये दो अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये एथिक, कई बार ऐसा होता है कि एथिक्स और मोरालिटी दोनों एक समान भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जैसे डॉक्टर है, ठीक है, अब डॉक्टर आपका अगर मान लीजिए कि एक कोई ऐसा मरीज, किसी डॉक्टर क्या है, फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर है, ये मान लीजिए एथिक्स है, ठीक, ये मोरालिटी है।
ठीक है, और ये एथिक्स प्लस मोरालिटी दोनों है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन दोनों का कंबाइंड पॉइंट हो गया। मतलब यहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी दोनों दोनों ऐसी सिचुएशन जहां पर एथिक्स भी है, एथिक्स की भी इंपॉर्टेंस है, मोरालिटी की भी इंपॉर्टेंस, मतलब जहां ऐसी सिचुएशन जहां पर हमारी अंतरात्मा और समाज दोनों सेम चीज कह रहा होता है ना, हमारी दोनों चीजें मैच कर जाती है। कई कई सिचुएशन ऐसी होगी ना जहां पर हमारी अंतरात्मा, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया पैर छूने वाला ही, तो पैर छूने में मान लीजिए कि हमारी अंतरात्मा भी कह रही है कि पैर छूना चाहिए, ठीक है, अंतरात्मा क्या बोल रही है कि पैर छूना चाहिए, और एथिक्स भी क्या बोलती है कि हमें हमें अपने से बड़ों का पैर छूना, मतलब पैर छूना चाहिए, ठीक। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनती है, मतलब यहाँ पर एथिक्स और वो दोनों फॉलो कर रहे हैं मोरालिटी, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये और ये एक दूसरे से मैच ना करें। जैसे मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है जिसको कि गवर्नमेंट ने पकड़ा या पुलिस ने पकड़ा। अब पकड़ने के बाद जो एथिक्स बोलता है, ठीक है, एथिक्स क्या बोलता है कि इसको पकड़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करना चाहिए। अपराधी को अगर आपका कोई है और अपराधी को पकड़ने के बाद आपको उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हम लोग मोरालिटी की बात करें, ठीक, तो मोरालिटी क्या बोलती है, मोरालिटी कि इतना कुख्यात अपराधी है तो कहीं ना कहीं उसको कोर्ट में पेश करेंगे, कल को उसको जमानत मिल जाएगी। तो पुलिस वालों की कई बार मोरालिटी या अंतरात्मा ये बोल सकती है कि कहीं ना कहीं हमको इस केस में क्या करना चाहिए कि उसको वहीं पर एनकाउंटर कर देना चाहिए, है ना। तो अब उसको जो है वर्क एथिक्स उसकी क्या बोल रही है, उसकी वर्क एथिक्स बोल रही है कि उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी अंतरात्मा की बात करें, जो लोग उसको पकड़ रहे हैं, इतना उसने समाज को प्रताड़ित किया है, इतने लोगों को मारा है, इतना मतलब दुर्दांत अपराध किया है, तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर क्लैशेस हो जाते हैं, ठीक है, एथिक्स और मोरालिटी केस हो। जैसे एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर में मान लीजिए उसका कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत गंभीर रोग से वो है, ठीक है, और वो डॉक्टर से लगातार ये डिमांड कर रहा है कि भैया हमको यूथेनेसिया दे दीजिए। एक वर्ड होता है यूथेनेसिया जिसमें हम लोग इच्छा मृत्यु की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें वो डॉक्टर से क्या कर रहा है, भैया हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, ठीक। अब इच्छा मृत्यु मांग रहा है तो डॉक्टर का जो मेडिकल एथिक्स है वो क्या बोलेगा कि भैया इसको यूथेनेसिया नहीं दिया जा सकता, और डॉक्टर कभी भी किसी को मार नहीं सकता, है ना, जो मेडिकल एथिक्स है। लेकिन अगर मोरालिटी की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर डॉक्टर उसको यूथेनेसिया देने के लिए उसकी अंतरात्मा गवाही कर जाए कि भैया उसको दे दे, इतना इतना परेशान है, इतने रोग झेल रहा है, इतना प्रॉब्लम में है, तो इसको कहीं ना कहीं यूथेनेसिया देना चाहिए। तो ये सारे केसेस होते हैं जहां पर एथिक्स और मोरालिटी आपस में क्लैशेस करती है। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये दोनों साथ में मर्ज करती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें थी जो मोरालिटी और डिफरेंस बताया मैंने, और एक ये भी बता दी सिचुएशन जहां पर दोनों समान रहते हैं, और दो ऐसे सिचुएशन बता दी जहां पर कई सारी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे से क्लैश करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमने ये टोटल मोटा मोटा आपको बता दिया कि एथिक्स क्या होती है। एथिक्स एक नैतिक व्यवस्था है जो समाज के सदस्य हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य और आचरण का निर्धारण करती है। दूसरा हमने आपको बताया कि देखिए पूरा बताया हमने आपको, फिर उसके बाद हमने बताया ये 3 वर्ड हैं जिन पर पूरी एथिक्स डिपेंड है। इसको हम लोग अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं आगे। फिर इसके बाद हमने बताया कि एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों एथिक्स का वर्ड ही समाज में लाया गया, तो उसके लिए कारण बताया कि 100% लोग अगर समाज में स्वार्थी हैं तो फिर समाज को व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एथिकल चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने बताया कि डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, ये हमने बताया कि क्या कैसे क्लासेस होते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं व्हाट इज प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रोटेस्टेंट वर्ड जो है ये वर्ड जो प्रोटेस्टेंट वर्ड है, ये जो प्रोटेस्टेंट वर्ड है, ये प्रोटेस्टेंट वर्ड एक्चुअली यूरोप से आया है, ठीक है। यूरोप में आपने देखा होगा एक 2 तरीके की चर्च है ना, यूरोप का वर्ड है। 2 तरीके की चर्च हैं, एक होता है कौन सा, कैथोलिक चर्च, जिसको हम लोग कैथोलिक चर्च है वहां पर, और दूसरी कौन सी है, प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। अब प्रोटेस्टेंट है तो ये वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं कहां से आया है, यूरोप से लाया गया है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर हमको ग्रोथ करनी है, ठीक है, अगर हमको ग्रोथ करनी है, अगर कोई समाज ग्रोथ कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ करने के क्रम में नैतिक मूल्यों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। समाज जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक, मान लीजिए इंडस्ट्रियल कोई भी रिवॉल्यूशन हुआ। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्रम में हमें ये भी समझना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मान लीजिए कोई हुआ, ठीक,
अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो कर दिया, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमें ये ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं कि हम जो है ये रिवॉल्यूशन कर दिया और इस रिवॉल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, बहुत ज्यादा औद्योगिक विस्तार हो गया, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता जा रहा है, लेकिन समाज का जो तबका है, समाज के बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो आज भी पीछे हैं, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि एथिक्स क्या बोलती है, एथिक्स बोलती है कि अगर कोई भी समाज का वो हो रहा है तो किस हर एक समाज में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। ठीक, समाज में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, इवन बहुत सारा समाज बोलता है समता भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारे कंसेप्ट हैं तो कहीं ना कहीं इन आधार पर अगर कोई भी समाज डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी समाज में अगर किसी भी समाज में डेवलपमेंट हो रहा है तो समाज में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं और सिर्फ एक समाज का ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोटेस्टेंट का वर्ड का मतलब ये हुआ कि किसी भी समाज में अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी तरीके की आर्थिक गतिविधि, आर्थिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो उस वृद्धि के क्रम में हम ये बिल्कुल भी उस समाज को नहीं भूलना चाहिए या हमको नहीं भूलना चाहिए कि हर एक समाज का वर्ग जो है उसकी प्रोग्रेस भी साथ में होती चले। अगर कोई भी तबका पीछे छूट रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप प्रोटेस्टेंट या वर्ग एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं या प्रोटेस्टेंट एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक यूरोपियन टर्म है जिसको कि यूरोप के समाज ने दिया था। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल क्रांति हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो प्रोटेस्टेंट चर्च जो है वहां से ये सिद्धांत आया था कि समाज के हर एक वर्ग का हमारे को साथ में लेके चलना है। अगर एक समाज की ग्रोथ हो रही है तो समाज उस ग्रोथ का असर सभी पर होना चाहिए। कोई भी प्रॉफिट अगर समाज में हो रहा है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल अगर मान लीजिए रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट हो रहा है या समाज को कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट का डिसिमिनेशन, जो प्रॉफिट का फ्लो है, वो समाज के प्रत्येक वर्ग पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, समाज के प्रत्येक वर्ग पर। अब भारत पे इसका कैसे वो पड़ा, ठीक है, तो भारत में आपने बहुत सारे भी देखे होंगे, जितने भी स्किल प्रोटेस्टेंट एथिक्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो भारत में उसका कैसे वो है, तो अभी जितने भी आपने देखे होंगे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे भारत में ग्रोथ हो रही है तो भारत की गवर्नमेंट बहुत सारे क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट, जैसे जो आपके सब्जेक्ट का नाम भी वो भी स्किल्स डेवलपमेंट है ना, है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। तो जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, है ना, जितने भी चल रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा ये PMKVY है ना, 4.0 2.0 है ना, जैसे आपने PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ठीक है, जैसे यूपी गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यूपी SDM है ना, जैसे दीनदयाल है ना, DDU करके है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी, इसका एक ही मात्र उद्देश्य ये है कि भारत में अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो उस आर्थिक विकास का जो प्रभाव है वो प्रत्येक तबके पर भारतीय समाज के पड़ना चाहिए। प्रत्येक तबका ऐसा हो जो उस आर्थिक जो भी गतिविधियां बढ़ रही हैं या आर्थिक प्रोग्रेस हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो उसमें प्रत्येक तबका इन्वॉल्व हो सके। इसलिए हर एक वर्ड का, जो हर एक वर्ग का कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक, दूसरा एक और चल रहा है ना, एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता, हिंदी में अगर बोले तो उद्यमशीलता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक और चल रहा है भारत सरकार का, उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है। अब उद्यमशीलता को बढ़ावा क्यों दे रही है, और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए तमाम, जैसे यूपी गवर्नमेंट उद्यमशीलता को क्या करे, बढ़ावा दे रही है। अब उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, जैसे यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो युवा योजना ला रही है ना। अब ये सब योजना, युवा योजना के तहत वो क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट क्या है, 5 लाख तक का सब्सिडाइज लोन दे रही है। ठीक है, 5 लाख तक का लोन दे रही है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं वो, ये सब गवर्नमेंट या कोई भी समाज इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसका ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स के अंतर्गत आता है कि अगर कोई भी समाज डेवलप कर रहा है तो ये समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए कि उस समाज का प्रत्येक वर्ग उतने ही हिसाब से डेवलप होता चले, साथ ही साथ डेवलप होता चले। ऐसा तो नहीं कोई वर्ग छूट रहा है या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वर्ग क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में हर एक वर्ग का प्रॉपर विकास होना चाहिए अगर किसी भी समाज का विकास हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए भारतीय समाज में भी उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं, तमाम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। ये सब किस लिए हो रहा है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि समाज के हर एक वर्ग को बढ़ावा मिले, जैसे जैसे भारतीय समाज का
विकास हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेस्टेंट एथिक्स, है ना। जहां जहां जरूरत पड़ेगी आप लोग इसको लिखते जाइएगा। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास, हमने पहले ही बताया, 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास सबसे पहला है कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सएप है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कॉल करके पूछ सकते हैं, जैसे भी आप स्वयं संस्थान में आकर के भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट उसमें बात करें, अब आता है वो वर्ड जो हमने बताया था जिसपे नैतिकता डिपेंड रहती है। पहला वर्ड है वैल्यू, दूसरा वर्ड है कंडक्ट और तीसरा वर्ड क्या है, नॉर्म्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज वैल्यूज, नैतिकता, नैतिक मूल्य क्या है या मूल्य क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मूल्य, हिंदी में इसको कहा जाएगा मूल्य। ठीक है, तो मूल्य क्या होते हैं, तो मूल्य क्या है, मूल्य को अगर हम लोग एक वर्ड में बोले तो मूल्य क्या है, वह नैतिक आदर्श, है ना, नैतिक आदर्श जिसको कि किसी समाज द्वारा बनाया जाता है। ऐसे नैतिक आदर्श जिनको किसी समाज द्वारा, नैतिक आदर्श जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है, किसी समाज द्वारा विकसित या निर्माण किया जाता है। तो ऐसे नैतिक आदर्श जो किसी समाज द्वारा विकसित किए जाते हैं, ऐसे नैतिक आदर्श, आदर्श का मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति, देखिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, किसी भी समाज में दो शब्द इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते हैं। एक होता है क्या, एक होता है आदर्श, दूसरा क्या होता है वास्तविकता। ठीक है, वास्तविकता। अब हर एक समाज कोशिश करता है कि हम जो हमने आदर्श बनाया उस तक पहुंच जाएं। ठीक है, और एक्चुअली में जो उसकी स्थिति होती है वो दिखाती है, उसकी वास्तविकता दिखाती है कि एक्चुअली में समाज अभी तक कहां पहुंचा है। तो समाज हमेशा अपने आदर्शों तक पहुंचना चाहता है, जो उसने आदर्श अपने डिसाइड किए हैं, जो अपना लक्ष्य डिसाइड किया है, जो समाज को जिस तरीके से देखना चाहता है वो उस चीज का नियम बनाता है ना, वो आदर्श बनाता है, डिसाइड करता है कि हमारे प्रतिमान ये होने चाहिए, हमारे समाज के लोगों का नेचर, हमारे समाज के लोगों का बिहेवियर, हमारे समाज के लोगों का आचरण किस तरीके का होना चाहिए, वो डिसाइड करता है। बट वास्तविकता ये दिखाती है कि समाज ने उस चीजों को कितना माना है। तो यहाँ पर हम लोग बात अगर करते हैं कि ऐसे सामाजिक आदर्श, ऐसे नैतिक आदर्श जो कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं, किसके लिए, समाज के सदस्यों के लिए। ठीक, समाज के सदस्यों के लिए। अब कौन कौन से वैल्यूज होते हैं, ठीक है, ये भी हमें ध्यान देना है कि कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज कितने तरीके की होती है ना, क्या मतलब वैल्यूज के कई डिवाइडेशन होते हैं, कई पार्ट होते हैं, कई कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि वैल्यूज होती कितने तरीके की। ठीक है, मोटे मोटे अगर टर्म्स में देखें तो ऐसे नैतिक आदर्श, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, मूल्य, ठीक, या नैतिक मूल्य, इसको हम लोग नैतिक मूल्य बोल सकते हैं। तो किसी समाज द्वारा बनाए गए मूल्य कितने तरीके से हम लोग उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला क्या होता है, मान लीजिए पहला क्या हुआ, साधन मूल्य। ठीक है, दूसरा क्या होता है, साध्य मूल्य। अब हमें ये देखना है साधन और साध्य में, देखिए साध्य मूल्य कितना बड़ा अंतर होता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है, साधन को अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वैल्यूज, टर्मिनल वैल्यूज। अब टर्मिनल वैल्यूज और इसमें अंतर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल मतलब समझिए, इंस्ट्रूमेंट एक होता है ना, इंस्ट्रूमेंट शब्द सुना होगा। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, किसी भी डिवाइस से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं। ठीक है, तब जाकर के, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो आपका इंटरेक्टिव बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, इस बोर्ड को बनाने में इसमें तमाम कई सारे इंस्ट्रूमेंट बने लगे होंगे, अंदर कई सारी डिवाइसेस लगे होंगे, कई सारे इंस्ट्रूमेंट बने होंगे। अब उस इंस्ट्रूमेंट को लगा करके क्या किया गया है, ये एक बोर्ड बनाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा टारगेट क्या था, ये बोर्ड था। उस बोर्ड को बनाने के लिए जितने भी अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए वो हमारे साधन मूल्य हो गए ना, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो वैसे ही किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अब इसको अगर हम लोग इसका मतलब समझें, ठीक है, ऐसे मूल्य, ठीक है, ऐसे मूल्य समाज के द्वारा बनाए गए, ऐसे मूल्य जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए,
लक्ष्य की साधन तो दिख ही रहा है ना, साधन का मतलब ही होता है कि ये साधन के द्वारा जो है कि इंसान किसी लक्ष्य की प्राप्ति करता है, किसी भी साधन द्वारा। तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी वो बनाया जाता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज द्वारा जितने भी आदर्श बनाए जाते हैं, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए आदर्श, बनाए गए मूल्य लिख लीजिए, ठीक है, आदर्श लिख लीजिए, है ना, कि समाज। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए डिसिप्लिन आपने देखा होगा, है ना, जैसे हिंदी में लिखते हैं अनुशासन, ठीक है, अनुशासन हो गया। फिर अगर हम लोग एक बात करें, एक वर्ड होता है पंक्चुअल, पंक्चुअल, है ना, पंक्चुअल होना, ठीक है। एक होता है आपका कहीं ना कहीं एक और अगर हम लोग बात करें तो सत्य बोलना, है ना, तो मान लीजिए सत्य, ठीक, और क्या होता है, सत्य बोलना। तो ये सारे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ये तो हमने जस्ट थोड़े से एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल है ना। रेगुलरिटी है एक, है ना, एक रेगुलरिटी हो गई, मान लीजिए पंक्चुअलिटी हो गई, ये सब जितने भी वैल्यूज बनाई गई हैं, है ना, लैरिटी, ठीक है, जितनी भी ये आपकी बनाई गई हैं, ये जितने भी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज क्या दिखा रही हैं आपको, कि आप अनुशासन के द्वारा पंक्चुअल होके, सत्य बोल के, रेगुलरिटी के साथ कहीं ना कहीं किसी साध्य तक या किसी लक्ष्य तक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी वैल्यूज जो आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, वो साधन मूल्य कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा मूल्य क्या होता है, दूसरा मूल्य होता है आपका साध्य मूल्य। अब साध्य मूल्य क्या होता है, तो साध्य मूल्य की अगर हम लोग बात करें तो साध्य मूल्य क्या होते हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं बनाए जाते हैं, जो अल्टीमेटली लक्ष्य होता है ना, ऐसे मूल्य जो आपको कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, जो क्या प्रदर्शित करते हैं, आपके लक्ष्य को, जो लक्ष्य को प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में इसी पेन से लिख देते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य को प्रदर्शित करते हैं। अब ये कौन से हो गए, तो लक्ष्य को प्रदर्शित करने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य मान लीजिए क्या हो सकता है, शांति, है ना, शांति की पूरे समाज में शांति हो, ये हमारा लक्ष्य है कि पूरे समाज में शांति हो। दूसरा लक्ष्य क्या हो सकता है, हमारे समाज में हमें मोक्ष मिले, है ना, एक लक्ष्य ये भी तो हो सकता है किसी व्यक्ति का कि मोक्ष हो। दूसरा क्या हो सकता है, आनंद की प्राप्ति हो, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, आनंद, ठीक। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे साध्य मूल्य हो गए, ठीक, ये सारे साध्य हैं। अब इन साध्य मूल्यों तक पहुंचने के लिए हमें इन साधन मूल्यों की जरूरत होती है। तो दो तरीके के मोटे तौर पर अगर हम लोग मूल्य को डिवाइड करें तो दो तरीके होते हैं मूल्य, है ना, एक साधन मूल्य और एक साध्य मूल्य। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं कि अब कैसे कैसे वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है किसी मनुष्य में या मानव में, किस तरीके से वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से विकास होता है मूल्यों का मानव में ना, मूल्यों का विकास किस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग मूल्यों के विकास की बात करें तो मूल्यों का विकास देखिए, अगर हम लोग 0 से 3 साल तक की बात करते हैं, ठीक, 0 से 3 साल तक में जो मूल्यों का विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है ना। 0 से 3 साल तक के मूल्यों का विकास जो होता है किसी में, वो उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका होता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है परिवार का, ठीक, परिवार का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 0 से 3 साल तक पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग 3 साल से लेकर के 7 साल तक की बात करें, ठीक है, 7 साल तक की, तो 7 साल में उसमें इम्पैक्ट आने लगता है कहीं ना कहीं, इवन 0 से 3 साल, सॉरी यहाँ पर 0 से 3 साल या 0 से 7 ईयर्स तक का होगा, ठीक है, 0 से 7 ईयर तक का। फिर 7 से लेकर के जो आपका 0 से लेकर के 7 से लेकर के जो आपका 12 उसका होता है, 12 ईयर्स तक का क्या होता है, स्कूल का प्रभाव रहता है। स्कूल का प्रभाव ज्यादा रहता है बच्चों पर, है ना, जितने भी मूल्य वो सीखता है वो कहीं ना कहीं कैसे सीखता है, स्कूल से ज्यादा सीखता है, ठीक। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, जितना भी बच्चा 7 साल तक जितना सीख लेता है वो उसका लाइफ टाइम रहता है। ये रिसर्च में बताया गया है, जो जेएस मिल ने बताया है, जेएस मिल ने, कि जितना भी जेएस मिल ने बताया कि जितना भी आपका विकास होता है, मैक्सिमम विकास जो होता है किसी भी मनुष्य का या किसी भी बच्चे का, वो 7 साल तक में हो जाता है। तो जेएस मिल ने ये बताया हमको कि जितना भी मैक्सिमम विकास होगा 7 साल तक हो जाएगा। अब उसके बाद 7 से 12 साल तक की बात करते हैं। 7 से 12 साल तक में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम विकास किसका होता है, स्कूल का प्रभाव पड़ता है। मतलब जो भी विकास हो रहा होता है, जो भी मूल्यों का विकास होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है, स्कूल का होता है। अब आता है मेन, जो 12 से लेकर के 19 साल तक के एज के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें जो सबसे ज्यादा ये एक ऐसी एज होती है जिसमें 99% बच्चे ऐसे होते हैं यहाँ से या तो बन जाते हैं या तो एकदम यहाँ से खराब होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हमको ख्याल
ख्याल रखना है तो इस उम्र के बच्चों का रखना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ख्याल प्रभाव पड़ता है वो मित्रों का पड़ता है ना, जो उनके फ्रेंड्स हुए, है ना। या जैसे एक वर्ड होता है गैंग, समूह, है ना, जो आपके गैंग होते हैं, मित्र होते हैं, बहुत सारी जो है ना ग्रुप्स होते हैं, उनका प्रभाव सबसे ज्यादा इस एज के बच्चों पर पड़ता है। तो ये जो एज होती है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, मतलब इस एज में ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और मतलब आसानी से अगर इस एज में बच्चा थोड़ा सा भी अपने उससे डेविएट हो गया, थोड़ा सा भी अगर उसको यहाँ से कहीं ना कहीं उसको चेंज आ गया उसके नेचर में, तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और ये सबसे इंपैक्टफुल एज होती है। अब अगर इसके बाद बात करें तो 19 साल के बाद कहीं ना कहीं अगर बच्चा इसमें सही निकल गया तो 100 में से 99% चांसेस होते हैं कि वो बच्चा जो है उसी मूल्यों को जो इस एज में उसने पा लिया है। सबसे पहला तो इम्पैक्ट इसका पड़ा, दूसरा सबसे ज्यादा इसका पड़ता है, ठीक है, 12 से 19 साल का। तो 99% चांस है कि बच्चे के मूल्य इसी तरीके के हो जाते हैं, है ना, सेम वैल्यूज रहेंगे। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो सबसे ज्यादा परिवार का प्रभाव पड़ता है 0 से 7 साल तक में, फिर 7 से 12 साल तक की अगर हम लोग बात करें तो उसमें स्कूल का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किसी भी इंसान में जो वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है, जो वैल्यूज का या मूल्यों का विकास होता है, वो किस पे होता है, 12 से 19 साल तक में होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और कहीं ना कहीं एक जो कहा जाए कि जनरल जानकारी है वो भी होनी चाहिए कि किस उम्र में बच्चों की वैल्यूज को हमें किस तरीके से डेवलप करना है। तो 7 साल तक के बच्चों को आपको मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो टाइम है 12 से 19 साल तक में 100 में से 99 बच्चा जो है वो इसी मूल्यों के साथ आगे बढ़ जाता है, ठीक है, अच्छे या खराब जो भी मूल्य हो। हम लोग अगर बात करें कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ठीक है। अब हमने समझते हैं कि अभी हमने वहां पर समझा कि मूल्यों का विकास कैसे होता है। अब हमें ये चीज समझनी है कि 3 वर्ड है, ठीक है, एक ये ग्रोथ है, दूसरा डेवलपमेंट है, और तीसरा क्या है, प्रोग्रेस है, ठीक। अब क्या हम लोग वैल्यूज की जो डेवलपमेंट की या किसी भी विकास की जो बात करते हैं, जैसे वैल्यू या मूल्यों का ही जो विकास है, अगर उसमें इन तीनों वर्ड, जैसे हम क्या मान लीजिए अभी हमने आपको बताया डेवलपमेंट वर्ड पीछे किया ना यूज, कि मूल्यों का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ये बोले कि मूल्यों की वृद्धि है ना टाइम पे, या मूल्यों की प्रगति, ये 3 शब्द दिखा सेम ही चीज रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है। अगर किसी भी बच्चे में या किसी के भी अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर इन 3 चीजों का अगर आप मतलब समझ गए किस तरीके से क्या चीजों में हो रहा है, प्रगति हो रही है, कि उसके अंदर वृद्धि हो रही है, कि उसके अंदर विकास हो रहा है, ये 3 वर्ड अगर हमने पकड़ लिए तो हम ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली में उस बच्चे में या उस पर्टिकुलर जो भी ह्यूमन है उसमें क्या तरीके से विकास हो रहा है। तो अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ टर्म की बात करते हैं, कि अगर किसी के अंदर ग्रोथ हो रही है ना, वैल्यूज की ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल ये समझ लीजिए कि मात्रात्मक हो रही है ग्रोथ, है ना, मतलब क्वांटिटेटिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्वांटिटेटिव। अगर हम किसी भी समाज, चलिए ये तो वैल्यूज के ऊपर ना लेकर के जनरल सेंस में भी देखते हैं, अगर सिर्फ कोई कंपनी, मान लीजिए कंपनी के ऊपर ले लेते हैं, एक कंपनी सिर्फ अपनी जो है ग्रोथ पे ध्यान दे रही है, ठीक है, अपने डेवलपमेंट पे नहीं, अपनी प्रोग्रेस पे नहीं, सिर्फ अगर अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रही है, इसका मतलब सिर्फ वो क्या कर रही है, अपनी जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, या किसी भी चीज जो भी सर्विस वो डिलीवर कर रही है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसकी क्वांटिटी तो वो इंप्रूव कर रही है, बट उसकी क्वालिटी वो नहीं ध्यान दे रही है, ठीक है, उसकी क्वालिटी नहीं ध्यान दे रही है। दूसरी उसके जो कहीं ना कहीं एथिकल एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं ध्यान दे रही है वो। इसका मतलब क्या हो गया कि वो सिर्फ, अगर कंपनी, कोई भी कंपनी ऐसी है जो अपने डेवलपमेंट पे, वो अपने जो है जो कहीं ना कहीं कहा जाए कि अगर कोई भी कंपनी है वो प्रोडक्शन अगर कर रही है या सर्विस डिलीवर कर रही है, और अगर वो सिर्फ अपनी क्वांटिटी या डिलीवर करने के जो नंबर ऑफ सर्विसेज हैं उसको डिलीवर करने पे, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको डिलीवर करने पर फोकस कर रही है, दैट मीन्स वो अपनी सिर्फ ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ एक अच्छा टर्म नहीं माना जाता है किसी भी। अगर आपसे कोई कह रहा है कि नहीं किसी कंपनी की वृद्धि हो रही है, तो ये आपके मान के चलिए कि उसकी वृद्धि तो हो रही है, बट उसकी क्वालिटी और उसके जो एथिकल एस्पेक्ट्स हैं, एथिकल एस्पेक्ट में क्या हो गया कि अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, तो अभी हमने बताया था ना प्रोटेस्टेंट में, कि अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ साथ उसके एम्प्लॉइज की भी ग्रोथ होनी चाहिए, उसके एम्प्लॉइज को भी बढ़ना चाहिए, उसके जो है और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको जुड़ना चाहिए, अपने जो एम्प्लॉइज है उनकी सामाजिक सुरक्षा, जैसे आपका EPF है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आज तो मान लीजिए मानव काम
कर रहा है, कोई भी इंसान काम कर रहा है तो उसके हाथ पैर चल रहे हैं तो कर ले रहा है। मान लीजिए वो एक टाइम के बाद अगर वो नहीं काम करने के उसमें है तो उस टाइम उसको सोशल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, इन सब चीजों पर कंपनी ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है, ये चीज मेन होती है। तो अगर हम ग्रोथ के एस्पेक्ट में देखेंगे तो मात्रात्मक बढ़ाई हो मतलब बढ़ रही है वो कंपनी। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर डेवलपमेंट शब्द कहीं यूज हो रहा है, ठीक है, कि किसी कंपनी का विकास हो रहा है, तो विकास में क्या होगा कि विकास में क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चीज ध्यान दे रही है वो कंपनी, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब मात्रा और क्वालिटी मतलब विशेषता, दोनों चीजों को वो लेकर के साथ में, गुणवत्ता को भी वो साथ में लेके चल रही है, गुणवत्ता को पीछे वो नहीं छोड़ रही है। तो अगर कोई भी कंपनी मतलब वो कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ा ही रही है, प्रोडक्शन की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही। सर्विस डिलीवर कर रही है तो सर्विस की क्वालिटी से कोई डिलीवर नहीं कर रही। बट यहाँ पर एक चीज और मिसिंग है, यहाँ पर अभी भी एक चीज मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड एथिकल एस्पेक्ट। यहाँ पर सब तो वो कर रही है, लेकिन जो उसके एम्प्लॉइज हैं, जो सोशल सिक्योरिटी है उनकी, या उनके एम्प्लॉइज की जो ग्रोथ है उस पर ध्यान नहीं दे रही, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीजें तो हैं, बट ये है क्वालिटी पे ध्यान दे रही, क्वांटिटी दे रही है, बट इन दोनों एथिकल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दे रही। बट अगर कोई भी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेस का मतलब ये है कि वो तीनों चीजों को लेकर के चल रही है, ठीक है, क्वांटिटी भी लेके चल रही है, क्वांटिटी भी लेके चल रही है, क्वालिटी भी लेके चल रही है, ठीक है, क्वालिटी भी लेके चल रही है और एथिकल एस्पेक्ट भी लेके चल रही है। मतलब अपने साथ साथ अपनी कंपनी का जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ग्रोथ पे भी, एथिकल एस्पेक्ट पे भी ध्यान दे रही है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें वो लेके चल रही है अगर प्रोग्रेस की हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस था कि अगर ग्रोथ होगी तो वहां पर सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, डेवलपमेंट होगा तो वहां पर मात्रात्मक और गुणात्मक तीनों दोनों वृद्धि हो रही होती है, और गुणवत्ता में भी, है ना, गुणवत्ता में भी उसमें वृद्धि हो रही। प्रोग्रेस में क्या होगा कि क्वालिटी भी हो रही, मात्रा भी बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है और क्वालिटी भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो उसके एम्प्लॉइज हैं और जो उनकी सोशल सिक्योरिटीज है, जो उनकी सारी चीजें, जो CSR है, मतलब समाज की भी जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये CSR वगैरह भी है, ये सब जो होता है वो प्रोग्रेस के अंदर होता है। तो प्रगति अगर कोई कंपनी कर रही है तो उस प्रगति में वो समाज को भी लेके चल रही होती है, एम्प्लॉइज को भी लेके चल रही होती है, क्वालिटी को भी लेके चल रही होती है और क्वांटिटी को भी लेके चल रही होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री टर्म्स, ठीक है। अब हम लोग अगली बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म था क्या था कि व्हाट इज कंडक्ट। कंडक्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आचरण, ठीक है। आचरण हमारा, कंडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आचरण। अब आचरण कैसा होना चाहिए, अब आचरण कैसे कैसे पता चलता है, तो आचरण हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, ठीक है, आचरण को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे कि हमारे द्वारा जो भी कृत्य किए जा रहे हैं, ठीक। अब कृत्य एक शब्द होता है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो एक शब्द होता है कृत्य। कृत्य का मतलब क्या होता है, एक्शन, ठीक, एक शब्द होता है कृत्य जिसका मतलब होता है एक्शन। तो व्हाट इज कंडक्ट, अगर हम लोग कंडक्ट की बात करेंगे तो कंडक्ट के केस में क्या होता है कि किसी के द्वारा किए जा रहे बार बार एक ही कृत्य को अगर वो कई बार कर रहा होता है, मान लीजिए कि अगर हम सबके पैर छू रहे हैं, है ना, तो अगर हम डेली सबके पैर मतलब रोज और जितने भी हमसे बड़े लोग हैं हम सबके पैर छू रहे हैं तो कहा जाएगा कि हमारा आचरण है कि हम अपने से बड़ों का पैर छूते हैं या अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा लगातार अगर कोई कृत्य किया जाए, आप किसी एम्प्लॉय, आप कहीं कंपनी में कहीं एम्प्लॉय हैं और अगर आप लगातार अपने से जितने भी वो हैं कर रहे हैं, या आप लगातार जो है अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, या आप अच्छे से सबसे बात कर रहे हैं, है ना, और आप सबसे अच्छा सबसे कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, तो आप भी कहा जाएगा कि इसका जो आचरण है या इसका जो कंडक्ट है वो ऐसा है, बहुत कोऑपरेटिव है, इसका जो नेचर है वो बहुत हेल्पफुल है ना, लगातार सबकी मदद कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाएगा। अगर आपका नेचर जस्ट अपोजिट है तो आपका आचरण नेगेटिव में कहा जाएगा, ठीक है। तो कंडक्ट क्या बताता है कि किसी भी व्यक्ति का जैसा भी लगातार किया जा रहा है, जैसा भी कृत्य है, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो लगातार कोई भी कृत्य किया जा रहा है वही उसका आचरण बन जाता है, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य की बारंबारता, कई बार अगर वो कृत्य वैसे ही कर रहा है, सबके साथ कर रहा है, तो वो ही उसका आचरण कहलाया जाता है, ठीक है। तो आचरण समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम ऑफ विल का कंडक्ट से सीधा संबंध होता है। फ्रीडम ऑफ विल क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक सिचुएशन हम देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहा जाए, हम आपको दो ऑफर देते हैं कि आपको चाय पीना है या कॉफी पीना है, ठीक है, या हम आपको पूछेंगे कि आपको क्या पीना है, सिर्फ हम आपसे इतना पूछते हैं कि आपको क्या पीना है, ठीक।
मान लीजिए कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको क्या पीना है। अब उस केस में हमने आपको ये फ्रीडम दी, है ना, हमने आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए, हमने आपको ये फ्रीडम दी कि फ्रीडम आपकी इच्छा पे, हमने आपको आपकी इच्छा के आधार पर आपको एक स्वतंत्रता दे रखी है कि आपको जो भी पीना है आप हमको बताइए। अब इसके बाद अगर आप जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वैसे देखिए कंडक्ट में भी वही है कि आपको पूरी छूट है, ठीक है, कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पैर छू भी सकते हैं, नहीं भी छू सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप किसी से अच्छा बोल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपके पास छूट रहती है। अब उस छूट में भी जो आप मतलब डिसीजन लेते हैं, जो चीज चूज करते हैं आपके, हमें अच्छा बोलना है या खराब बोलना है, पैर छूना है या नहीं छूना है, सम्मान करना है कि नहीं करना है, हेल्प करनी है या नहीं करनी है, ये जो होता है ना, आपको छूट होती है, आपके पास चयन करने की स्वतंत्रता होती है, यही होती है फ्रीडम ऑफ विल। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या पीना है, अब ये हमने आपके ऊपर छोड़ दिया ना कि आपको चाय पीना है, कॉफी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, पानी पीना है, वो मतलब क्या पीना है वो हमने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। अब इसके बाद अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, इसके बाद जो भी डिसीजन लेते हैं उसको, और बार बार अगर वैसे ही डिसीजन लेते हैं तो वो आपका आचरण हो जाए। जैसे मान लीजिए कई बार सबसे जनरली पूछा कि आपको क्या पीना, आपने कहा चाय पीना, चाय पीना कई बार बोला, तो अब आप कहा जाएगा कि जनरली आपका नेचर या आपका आचरण क्या है, ज्यादातर चाय पीने का है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है किसी व्यक्ति का नेचर। तो ये समझ गया कि कंडक्ट क्या है और कंडक्ट का रिलेशन क्या है फ्रीडम से। मतलब अगर आपका नेचर ही ऐसा है कि आप लगातार सबके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वही आपका आचरण बन जाता है, ठीक है। आपका कृत्य, अगर आपका जो कृत्य है वो लगातार सबसे अच्छा बोलने का है, लगातार सबका सम्मान करने का, तो वही आपका आचरण बन जाता है, ठीक है। अब अभी हमें बताया ना कृत्य क्या होते हैं, तो कृत्य की बात अगर हम लोग करें कि एक्शंस क्या होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कृत्य, ठीक। तो एक्शन क्या बोलता है कि किसी विशेष स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला एक्शन या किया जाने वाला कृत्य, या किसी विशेष भावना की स्थिति में, या किसी विशेष स्थिति, समझ लीजिए कि किसी भी स्थिति या किसी विशेष स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला कृत्य या कि कार्य ही उसका एक्शन कहलाता है। मतलब ये दिखाता है कि उस व्यक्ति किसी सिचुएशन में कैसा कार्य कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्शन कितने तरीके के होते हैं, ठीक, ये समझना है हमको, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो एक्शन कितने तरीके के होते हैं, तो एक्शन को अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें तो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के एक्शन होते हैं। पहला क्या हो गया, पहला हो गया ऐच्छिक, ऐच्छिक कृत्य, है ना। ऐच्छिक कृत्य का मतलब अपनी इच्छा से किया गया काम। अब अपनी इच्छा से किया मतलब फ्रीडम ऑफ विल उसके पास है, मतलब उसके पास चयन करने की स्वतंत्रता थी कि वो क्या काम कर सकता है, और उसके बाद उसने जो भी डिसाइड किया वो ऐच्छिक कृत्यों में आएगा। दूसरा क्या होता है, अनैच्छिक कृत्य, अनैच्छिक कृत्य, ठीक है। अनैच्छिक कृत्य हो गया मतलब अपनी उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया कोई भी काम, वो अनैच्छिक कृत्य हो गया, ठीक। अपनी इच्छा, जो उसके अंदर इच्छा थी, वो उस इच्छा से उसने काम नहीं किया, उसने ऑप्शन, जैसे मान लीजिए हमने आपको ऑप्शन दिया कि आपको क्या पीना है, और हमने आपसे बोल दिया आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, बट आपका मन था पानी पीने का। बट हमने आपको चाय और कॉफी का अगर ऑफर दिया है, तो आपने अगर चाय और कॉफी में से ही कोई ऑप्शन दिया, दिस इज कॉल्ड अनैच्छिक कृत्य, आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके काम किया। तीसरा होता है, तीसरा कृत्य अगर हम लोग बोले तो तीसरा कृत्य कौन सा होता है, निर्णैतिक, ठीक है। तीसरा कौन सा कृत्य हो गया, निर्णैतिक, ठीक है। निर्णैतिक का मतलब होता है ऐसे कृत्य जो ना नैतिक है ना अनैतिक है, ठीक है, वो निर्णैतिक हो गए, जिसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे कृत्य जिनका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। अब ये जो कृत्य है ऐच्छिक कृत्य, अगर इस कृत्य के आधार पर कोई इंसान अच्छा डिसाइड करता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है। अगर मान लीजिए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको समाज में प्रशंसा मिलेगी। लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई खराब काम करता है, मतलब ये समझिए कि अगर आपके पास ऑप्शंस थे अच्छा करने के, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, पनिश किया जाएगा। आपके पास अच्छे ऑप्शंस थे, मतलब आप अच्छा कर सकते थे, बट आपने जानबूझ के कोई काम खराब किया, या जानबूझ के कोई डिसीजन लिया, या जानबूझ के किसी के लिए गलत काम किया, या समाज के लिए ऐसा कोई काम किया जो समाज के लिए गलत है, जो वहां पर आपको पनिश किया जाएगा। अब हम लोग अनैच्छिक कृत्यों की बात करें तो जनरली समाज में ये माना जाता है कि ऐसे कृत्य जो उसकी इच्छा के विरुद्ध, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा कोई कृत्य, मान लीजिए कि जैसे अगर कहा जाए कि हमने मान लीजिए कि अचानक से कोई चीज सीखी, ठीक है, मान लीजिए हमें बहुत तेज छींक आई और हमने छींका, और उस छींक की वजह से क्या हुआ कि किसी का कोई नुकसान हो गया, ठीक है।
तो उसके द्वारा वो जो अनएक्सपेक्टेड वर्क था ना, जो वो चाहता नहीं था कि छींकना, लेकिन उसने छींका और छींकने की वजह से अगर किसी का नुकसान हुआ कोई, तो अनैच्छिक कृत में आएगा, जिसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अगर आपने अपने, जैसे मान लीजिए कोई ड्रिंक किया हुआ बंदा है, ठीक है, पनिश नहीं किया जाएगा। ड्रिंक किया हुआ बंदा अगर उसके द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है और उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब वो चाहता नहीं है फिर भी उससे कोई काम हो गया, ड्रिंक किया हुआ बंदा है, तो उसको पनिश्ड नहीं किया जा सकता। ये इसलिए सारी चीजें बता रहे हैं कि आपके कौन से एक्शंस पे आप पर पनिशमेंट आपको मिल सकती है, या आप समाज के नजरिए से गलत होते हैं, वो सारे कौन से एक्शंस होते हैं, वो सारे ऐच्छिक होते हैं। मतलब जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा होता है तो उसको जो है पनिशमेंट का अधिकारी वो होता है। अगर वो अनैच्छिक है, उसकी इच्छा के विरुद्ध है, वो नहीं चाहता था फिर भी ऐसा कोई गलती से काम हो गया, तो दिस इज कॉल्ड अनैच्छिक कृत्य। निर्नैतिक कृत्य ऐसे होते हैं जिनका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जेएस मिल क्या बोलते हैं, जैसे एक दार्शनिक थे जेएस मिल करके, जेएस मिल ये बताते हैं कि जेएस मिल, ठीक है, जेएस मिल क्या बताते हैं, जेएस मिल बताते हैं कि वो सारे कृत्य जो व्यक्ति अपनी जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, मतलब जो वो काम कर रहा है, जो काम करता है, मतलब करता मतलब जिसके द्वारा वो कृत्य किया गया है, तो ऐसे जितने भी एक्शंस हैं या ऐसे जितने भी डिसीजंस हैं जिनका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उनको बोलते हैं निर्नैतिक कृत्य। ठीक है, तो ऐसा कर्ता पर सिर्फ प्रभाव पड़ रहा है तो निर्नैतिक हो गया, कोई प्रभाव नहीं समझ। बहुत सारे ऐसे हमने क्या किया, उठा के प्यास लगी थी, हमने उठा के गिलास से पानी पी लिया, काम तो हमने किया ना, बट उसका समाज पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसका किसी पर नहीं प्रभाव पड़ रहा, हमारी प्यास बुझी, तो वो निर्नैतिक कृत्य हो गया, जिसका ना किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है, ना अच्छा ना खराब, किसी भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो क्या होते हैं, निर्नैतिक कृत्य होते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो कृत्य भी होते हैं, कृत्य अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं। अगर ऐच्छिक हैं और ऐच्छिक कृत्य किया गया है, मतलब जानबूझ के किया गया है, इच्छा के साथ किया गया है, उसके पास ऑप्शंस थे कि वो अच्छा भी कर सकता था, फिर भी उसने खराब काम किया, उसके लिए वो पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब ये डिसाइड होता है कि आप कैसे, अब वो सिचुएशन होगी, सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि आप कौन सा कृत्य आपने किया है। अगर अच्छा किया है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्राइज मिलेगा या आपको कहीं ना प्रशंसा मिलेगी, बट अगर आपने ऐसा है कोई भी कृत्य किया है जो जानबूझ के किया गया है खराब, तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि एक वर्ड और आता है कि कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे कोई भी आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उस वर्कशॉप में काम करने के दौरान, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं और आप एक मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए जब आपकी मशीन कोई मान लीजिए ब्रेकडाउन पे आ गई, ठीक, अगर कोई मशीन किसी पर्टिकुलर कोई मशीन है, अगर वो ब्रेकडाउन पे आ रही है और ब्रेकडाउन पे आने के बाद, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ कि जब भी ब्रेकडाउन आया तो आप बहुत ज्यादा पैनिक कर गए और कहीं आप उस समय ये भूल गए कि आपका कौन सबऑर्डिनेट है, आपका कौन सीनियर है या कौन जूनियर है, ये भूल गए और आपने क्या किया कि सबको कहीं ना कहीं एक तरीके से बिहेवियर सबके साथ करना खराब कर दिया। ठीक, वहां पर अगर आप पैनिक कर गए, एम्प्लॉय अगर आप किसी कंपनी में और ऐसी सिचुएशन में कोई ब्रेकडाउन सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो आपने कहीं ना कहीं पैनिक करते हुए सबको अजीब तरीके से बिहेव करना चालू कर दिया। तो एक बार किया, दो बार किया, तो मान लीजिए अगर आपने कुछ बार किया, मान लीजिए आपने 10 टाइम्स किया, ठीक, तो अगर आपने 10 टाइम्स सेम बिहेव किया, ठीक, तो वो क्या बनता है, वो क्या बन जाता है, वो आपका आचरण बन जाता है। ठीक, लेकिन अब आचरण से भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। ठीक है, अगर कोई भी ब्रेकडाउन आ रहा है, ब्रेकडाउन आते ही मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आई कि ब्रेकडाउन आया कंपनी में और आपकी मशीन, आप जिस मशीन पे खड़े हैं उस मशीन पे ब्रेकडाउन आया, और मशीन पे जैसे ही ब्रेकडाउन आया तैसे ही आसपास जितने भी लोग हैं, अगर उनको वो ये आपस में बात करने लगे या उनके दिमाग में एक ख्याल आने लगा कि यार ब्रेकडाउन आया, अब ये सबको उसके इसका बिहेवियर सबके प्रति खराब हो जाएगा, सबको अब खराब से बोलने लगेगा, करने लगेगा, तो ये क्या बना देगा फिर आपको, इससे भी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, फिर आपका चरित्र डिसाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब चरित्र का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसी स्थिति या एक मतलब कहा जाए चरित्र के लिए क्या है, किसी विशेष परिस्थिति में, ठीक, किसी भी विशेष परिस्थिति में, चाहे वो ब्रेकडाउन हो या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई, और उस विशेष परिस्थिति में आपके जो आसपास के लोग हैं, अगर वो ये डिसाइड कर पाए या वो ये जान जाएं अपने आप, वो आप करने से पहले ही, कि इस विशेष परिस्थिति में इस बंदे का ये रिएक्शन रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपका चरित्र बन जाता है।
कि वो सबको अगर पता चल जाए कि अगर ब्रेकडाउन आएगा तो ये बंदा सबको चिल्लाने लगेगा या सबके साथ खराब बिहेव करने लगेगा, तो ये आपका चरित्र बन जाता है। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, अपने सीनियर्स को खूब वो कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ग्रीट कर रहे हैं या खूब सम्मान दे रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, या हर एक कहीं ना कहीं आप बहुत आसानी से, इसके उल्टा ही मान लें, जैसे ब्रेकडाउन मैंने बताया, अगर मान लेते हैं कि ब्रेकडाउन आया और सबसे ज्यादा काम तरीके से, सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से आप ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपका ही चरित्र बन जाएगा कि अगर कोई भी कंपनी में ब्रेकडाउन आ रहा है या आपकी मशीन में कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, तो कहा जाएगा कि अगर इसको काम तरीके से सॉल्व कराना है तो उसको बुलाया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिचुएशन में जो आपके आसपास का ग्रुप है वो ये जान जाता है या वो उसको ये पता चल जाता है कि अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में ये बंदा इस तरीके का काम करेगा, तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। ये आपका कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये समझिए आचरण और कैरेक्टर में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस यही है कि आचरण ये बताता है कि आप किसी कृत्य को अगर बार बार कर रहे हैं तो आचरण है। अब उस कृत्य को करते हैं और उस कृत्य को करने के क्रम में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब आपके आसपास के लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जानने लगे कि इस अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये बंदा ऐसा काम करेगा, ये आपका चरित्र बन जाता है। ठीक है, अब नेचर क्या होता है? नेचर और चरित्र में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि नेचर समय के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, समय के साथ आपका नेचर चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो चरित्र है वो कभी समय के साथ चेंज नहीं होगा। बहुत ही मुश्किल है कि आपकी कोई चेंज, बहुत ही मुश्किल होता है कि आपका चेंज हो जाए, समय के साथ चेंज नहीं। मतलब जो आपका चरित्र बन जाता है वो कभी भी समय के साथ भी आसानी से चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। समय के साथ चेंज नहीं होता है, ये समय के साथ चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। ये सारे जितने भी टर्म्स मैं बता रहा हूं ना, ये सारे टर्म्स सिर्फ आपको ये नहीं कि कंसेप्ट बता रहे, ये सारे टर्म्स जब आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे काम करना तो वहां पर समझ में आएगा कि यार जब आपके आसपास के लोग क्या करेंगे, आपको देख करके या आपको किसी सिचुएशन में देख करके कहेंगे अब तो ये बंदा ऐसा करेगा, अब तो ये करेगा, इसके आधार पर डिसाइड हो जाता है कि आपका प्रमोशन होना है कि डिमोशन होना है, कि आपका कंपनी के कल्चर से आप जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं। आपके सीनियर्स आपको इस पे ही जज करते हैं। ठीक है, आपके जूनियर से आपका जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है आपको इन आधारों पे ही जज करता है। देखिए आपको जो ट्रेड की जानकारी है, ट्रेड की जानकारी होना एक सेकेंडरी चीज होती है, बट आपका जो मेन जो आपका प्रेजेंटेशन होती है ना, वो यही डिसाइड करती है कि आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप कितने एथिकल हैं, आप क्या ऑनेस्ट हैं, आप क्या हैं, मतलब कितना आप ज्यादा काम रह करके चीजों को कर पा रहे हैं। एक शब्द और आता है ना, एक कंसेप्ट और है, वर्च्यू क्या होता है? वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू कैरेक्टर से भी उठ करके एक और एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है, कैरेक्टर से भी उठ के मतलब आप कैरेक्टर में तो मैंने 1% ये बताया कि समय के साथ हो सकता है, 1-8% चांस रहता है कि आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब कैरेक्टर बदल सकता है। आप अगर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं किसी सिचुएशन में या बहुत काम रहता है तो हो सकता है कि समय के साथ आप उत्तेजित अगर हो रहे हैं तो काम होने लगे, बार बार उसी सिचुएशन को हैंडल करते करते एक समय के बाद आप भी काम रह के उस सिचुएशन हैंडल कर लें। लेकिन अगर वर्च्यू, इसका हिंदी में मतलब होता है सद्गुण। ठीक है, अब ये सद्गुण शब्द है तो कहीं ना कहीं सद मतलब अच्छा ही है ना, सद मतलब अच्छा, गुण मतलब विशेषता। तो आपकी जो अच्छी विशेषताएं हैं, ठीक, तो मतलब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन ही है आपके लिए। ठीक, ये पॉजिटिव साइन है। अब वो सिचुएशन है ना जो कहीं ना कहीं कहा जाए कि वो विशेषताएं, किसी मनुष्य की वो विशेषताएं या किसी मनुष्य के वो गुण जो उसके कॉन्शियस माइंड में, उसकी अंतरात्मा में बिल्कुल जाकर के सेट हो गए। ठीक, उसके अंतरात्मा में जो अच्छी विशेषताएं हैं मनुष्य की, है ना, किसी मनुष्य की अच्छी विशेषता, मान लीजिए कि किसी को अगर पैर छूना या बड़ों का सम्मान करना है या हेल्प करना है, कुछ भी अच्छी विशेषता है मान लीजिए, या किसी भी सिचुएशन में काम रह के वो काम कर सकता है, तो और अगर वो विशेषता उसके कहीं ना कहीं कहा जाए कॉन्शियस माइंड में बिल्कुल सेट हो चुकी है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड में सेट हो चुकी है तो उसको कहा जाएगा ये इंसान, इस इंसान का ये सद्गुण है, ये इसकी अच्छाई है कि ये कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये बंदा जो है ये काम करेगा ही करेगा। ये कैसा भी हो, वो चाहे अपने बड़ों का से नफरत भी कर रहा हो, किसी कोई ऐसा हो जिसको नहीं भी पसंद कर रहा हो, अगर वो भी उसके सामने आएगा तो उसका ये सद्गुण है, उसकी अच्छाई है, उसकी ये विशेषता है जो कि उसका पैर छुएगा। मतलब उसके कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में, सब जगह, सब कॉन्शियस माइंड में भी और कॉन्शियस माइंड में भी, दोनों में ये सेट हो चुका है कि बिल्कुल कि कोई भी बड़ा अगर आएगा तो उसका पैर छूना है, तो दिस इज कॉल्ड सद्गुण। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैरेक्टर
कंडक्ट और सद्गुण में अंतर क्या है? कंडक्ट क्या है? कोई काम अगर आप रिपीटेडली कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कई बार, तो आपका आचरण बन जाता है। लेकिन अगर वही कार्य करते करते आपके जो आसपास का समुदाय है वो ये जानने लगे कि ये सिचुएशन आएगी तो ऐसा बंदा ये बंदा यही ऐसे ही काम करेगा, वो कैरेक्टर डिसाइड हो जाता है आपका। लेकिन अगर आपकी कोई विशेषता है और वो विशेषता आपके कॉन्शियस माइंड में है कि कुछ भी हो जाए हम वही काम करेंगे, कोई ऐसी विशेषता आपके अंदर है, तो वो आपका सद्गुण कहलाता है। ठीक है, अब आता है व्हाट इज नॉर्म्स। तीसरा जो हमने बताया था कि हमने दो चीज कर ली, वैल्यू क्या है, कंडक्ट क्या है। तीसरा आता है नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स का मतलब कि समाज के द्वारा बनाया गया कोई भी नियम या समाज के द्वारा कोई भी बनाया गया मूल्य। ठीक, अब वो समाज के द्वारा जो भी नॉर्म्स मतलब क्या हो गया? प्रतिमान, हिंदी में इसको प्रतिमान बोलते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ कि समाज ने समाज के द्वारा जो भी कोई भी मूल्य कौन बनाता है? बनाती तो सोसाइटी है ना। तो समाज ने जो मूल्य बनाए हैं, ठीक, ये मूल्य सबको फॉलो कराना है। ठीक है, ये मूल्य सबको कैसे फॉलो कराया जाए, दिस इज कॉल्ड प्रतिमान। इन मूल्यों को फॉलो कराने के लिए समाज जो जो प्रयास करती है उसको हम लोग नॉर्म्स बोलते हैं। मतलब समाज के द्वारा जो भी नॉर्म्स, जो भी मूल्य बनाए गए हैं, किसके लिए? समाज के लिए और समाज के सदस्यों के लिए, उसको हम लोग प्रतिमान बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे ये आगे बढ़ेगा, इसकी प्रोग्रेस कैसे होगी? तो सबसे पहले क्या होगा कि समाज में अगर कोई मूल्य बना है तो कुछ लोगों के लिए होगा, तो मतलब व्यक्तिगत स्तर पर होगा। ठीक, सबसे पहले वो प्रतिमान जो भी बनाया गया व्यक्तिगत स्तर पर होगा। फिर उसके बाद व्यक्तिगत स्तर के बाद फिर क्या होगा? सामूहिक स्तर पर होगा। ठीक, सामूहिक के बाद क्या होगा? सामूहिक स्तर पर फॉलो किया जाएगा वो। फिर उसके बाद सामूहिक स्तर के बाद कहा जाएगा इंस्टीट्यूशनल, कहा जाए कि एक संस्था के टाइप में, मतलब उसको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया जाएगा उसका। मतलब कहीं ना कहीं उसको ऐसा कर दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं उसके लिए इससे रिलेटेड कोई समाज में कोई संस्था बना दी जाएगी, कोई ग्रुप या कोई एनजीओ बना दिया जाएगा। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि कहा जाए संस्था स्तर पर होगा फिर। ठीक, संस्था स्तर पर वो लागू हो जाएगा या फॉलो होने लगेगा, है ना। अब उसके बाद क्या होगा? उसी से रिलेटेड क्या होने लगता है? कानून बनने लगता है। उसी से रिलेटेड कानून बन जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज समझिए कि आप कोई भी चीज फॉलो कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कहा जाए कि समाज ने जब बनाया होगा तब सबसे एक ही आदमी से शुरू हुआ होगा। आज वो पूरा समाज जो फॉलो कर रहा है, लेकिन जो भी मूल्य है, चाहे वो पैर छूने का हो, चाहे अपना सम्मान करने का हो या कुछ भी करने का हो, कोई भी वर्च्यू, कोई भी मूल्य बनाया जा रहा है, कोई भी मूल्य अगर बन रहा है तो सबसे पहले वो फॉलो कौन कर रहा होगा? व्यक्तिगत स्तर पर फॉलो हुआ होगा। उसके बाद कोई भी कानून बन रहा है, कानून भी जो आपके बनते हैं, जितने भी लेबर लॉज बने हैं, आपके जो श्रम कानून है जो आपके आपसे रिलेटेड हैं, वो भी जो बने हैं, वो कानून भी पहले सामाजिक प्रथाएं थी, है ना, समाज के मूल्य थे। वो मूल्य धीरे धीरे आगे बढ़ते आज कानून में तब्दील हो गए। तो ये नॉर्म्स होते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अभी मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन, यहाँ पर कन्वर्जन है, कन्वर्सेशन नहीं, कंजर्वेशन लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, कन्वर्सेशन नहीं है, वो कन्वर्जन होगा। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जन है, ठीक है, ये गलत है, कन्वर्जन होगा यहाँ पे। कन्वर्जन मतलब बदलना। किसी भी जो नॉर्म्स हैं, जो प्रतिमान हैं, प्रतिमानों का कोई भी कानून में कैसे बदलता है, तो अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि पहले व्यक्तिगत स्तर पर चालू होता है, फिर सामूहिक स्तर पर, फिर समाज के जो संस्थान है, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उसको फॉलो किया जाता है या उससे रिलेटेड संस्था का निर्माण किया जाता है, फिर वो धीरे धीरे कानून में बदलता है। तो अभी मैंने आपको ये जो प्रोसेस पीछे बताया है, इसी का ही आंसर है कि व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, संस्था स्तर पर और कानून स्तर पर। तो कन्वर्जन ऑफ नॉर्म्स इनटू लॉ। ठीक, अब हम लोग बताते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया तीनों में अंतर कि कंडक्ट क्या है, नॉर्म्स क्या है और वैल्यूज क्या है। वैल्यू क्या है? जो समाज ने मूल्य बनाए हैं, नैतिक आदर्श जो होते हैं। ठीक, ये होता है आपका वैल्यूज। उसके बाद कंडक्ट क्या है? आचरण, जो लगातार किया जाने वाला कृत्य है, जो कोई भी मनुष्य लगातार कृत्य कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद नॉर्म्स क्या है? इन्हीं नॉर्म्स, इन्हीं मूल्यों को सभी तक पहुंचाए, जो समाज के द्वारा जो बनाया जाता है, समाज के द्वारा जो मूल्य बनाया जा रहा है, जो सभी के लिए बनाया जा रहा है ना, वो उसे हम लोग नॉर्म्स कहते हैं। ठीक, ऐसे मूल्य या नॉर्म्स क्या है? ऐसे मूल्य जो समाज के द्वारा सभी समाज के सदस्यों के लिए बनाया जाता है, वही समाज के द्वारा समाज के सदस्यों के लिए बनाए गए मूल्य के सदस्यों के लिए
बनाए गए मूल्य, ठीक है, मूल्य। अब ये जो मूल्य बना दिए गए, अब इनको समाज में कैसे लागू करवाना है, इसके लिए जो भी प्रोसेस किया जाता है वो नॉर्म्स कहलाता है, ठीक है। तो समाज के द्वारा समाज के सदस्यों के लिए जो भी मूल्य बनाए गए हैं उनको फॉलो करवाना, ठीक है, समाज के सदस्यों से फॉलो करवाना ही कहीं ना कहीं कहा जाए नॉर्म्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, अब मेन चीज आ गई है ना। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्लासेस थोड़ा सा आज की लंबी जा रही है, तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इस स्लाइड पे हम लोग वो कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन के क्रम में थोड़ा सा चीजें ज्यादा डिटेल्ड हो गई हैं। तो हम लोग जल्दी से इसको समझ लेते हैं। ये मेन जो टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके जो जितने भी इंटरनल द्वंद्व चलते रहते हैं उनको देते हैं। तो इड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कोई भी बच्चा अगर पैदा हो रहा है, ठीक है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके अंदर बुरी प्रवृत्तियां ही होती है, अच्छी प्रवृत्तियां नहीं होती है, ठीक है। तो पहली चीज हमें समझनी, इड क्या है। तो इड क्या है, इंसान की जो जितनी भी बुरी आदतें हैं, ठीक। तो एक चीज ये समझ लीजिए कि जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं, जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं या कहा जाए कि वासनाएं हैं, ठीक है, ये जितनी भी चीजें आपके अंदर हैं, ये सारी बुरी आदतें, बुरे विचार, है ना, वासनाएं, जितनी भी आपकी जो जितने भी खराब आपके अंदर ख्याल आ रहे हैं, उसको हम लोग इड बोलते हैं। जब इंसान यहाँ पर पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही सबसे पहले देखिए, आप बचपन में होते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने गार्जियंस को ही लात मारते हैं, क्या बड़े होकर कभी लात मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। तो यही ये बताता है कि जो इंसान बचपन में होता है या शुरुआत में जन्मजात जो इंसान होता है या जन्मजात जो बच्चा होगा, उसके अंदर इड का क्या है, कहीं ना कहीं कहा जाए इड का प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है, इड ज्यादा हावी होता है उस पर। फिर अगर हम लोग बात करें, दूसरा टर्म क्या है, सुपर ईगो, ठीक। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो ये होता है कि हमारे जो संस्कार हैं जो टाइम के साथ आते हैं, मतलब एक तो चीज समझ में आ गई कि इड हमारे पास जन्मजात होता है, लेकिन ये जो सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो मतलब हमारी अच्छी आदतें, ठीक है, हमारे अंदर जितने भी अच्छे विचार आ रहे हैं, हमारी जिस अच्छी आदत, जितने भी अच्छे विचार हैं, जितने अच्छे ख्याल आ रहे हैं, जितने भी अच्छे काम कर रहे हैं हम, है ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं कर रहे हैं जो समाज के विरोधी हो, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं कहा जाए अच्छी आदतें हैं, ठीक। दूसरा आता है संस्कार हैं, जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी सुपर ईगो कहलाती है, ठीक। तो ये कैसे आती है? तो ये जन्मजात नहीं होती है, ठीक है, ये समय के साथ सीखते सीखते समाज को देखते हुए ये आती है। तो ये जन्मजात नहीं होती है, ठीक, जन्मजात नहीं है, ये समय के साथ आती है, समय के साथ विकसित होती है। तो हमारे जितने भी अच्छे विचार हैं, ठीक, एक मनुष्य के अंदर जितने भी बुरे विचार हैं उनको इड कहा जाता है, मतलब बुरी आदतें, वासनाएं जितनी भी हैं वो आ जाता है। और बचपन से ही हम लोग जो है कहा जाए इड हमारे ऊपर हावी होता है। सुपर ईगो क्या होता है? ये टाइम के साथ हम जब से समाज में जुड़ते हैं, समाज के विचारों को, समाज की जो प्रतिमान है, समाज की जितने भी नॉर्म्स हैं या समाज के जो वैल्यूज हैं, मूल हैं, या समाज की जो भी अच्छी चीजें हैं, जब हम उसको अडॉप्ट करते जाते हैं टाइम के साथ, तो हमारे अंदर सुपर ईगो की कहीं ना कहीं कहा जाए प्रभाव बढ़ता जाता है। अब एक चीज और है, तीसरा क्या है? ईगो, है ना। अगर हम लोग ईगो की बात करें कि ईगो क्या होता है, तो ईगो के लिए समझने की सबसे बड़ा बात होती है कि अभी तक हम लोग को ये समझ में आता है कि ईगो का मतलब क्या होता है? घमंड से है, कि बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, मतलब बहुत घमंडी पर्सन है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ईगो का सिंपल सा मतलब होता है किसी विशेष परिस्थिति में जो इंसान डिसीजन लेता है, ठीक है। तो विशेष परिस्थिति में लिया गया डिसीजन, ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में जो भी इंसान डिसीजन लेता है वो होता है। अब समझिए, अब इसको थोड़ा समझना होगा कि ईगो क्या होता है। ईगो मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में जो भी मनुष्य के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड ईगो। जैसे अगर हम लोग ये माने, ईगो की अगर लोग बात करते हैं तो ईगो कैसे डिसाइड होता है, तो एक हमारा इड चल रहा है, ये ठीक, हमारी अच्छी आदतें। दूसरा क्या है? ये दोनों एक दूसरे पे हावी हो रही है, ठीक, ये दोनों, ये सुपर ईगो है, ठीक, सुपर ईगो है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? आपस में द्वंद्व चलता है किसी भी विशेष स्थिति में। जैसे मान लीजिए स्थिति देते हैं हम कि आप एक रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद वो बंदा पड़ा हुआ है वहां पर, या आप किसी उसमें काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, उस वर्कशॉप में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या किसी भी कोई मशीन ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से किसी को चोट लग जाती है। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आपका मन कह रहा है यार हम अगर इसको उठा के लेके जाएंगे अस्पताल तो हमारा काम रुक जाएगा, हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और हमारी सैलरी कट जाएगी, ठीक।
लेकिन अगर नहीं लेके जाते हैं तो आपका क्या होगा, अगर एक मन ये कह रहा है यार इसको लेके जाएं, इसके ज्यादा खून हो रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, काम वाम तो बाद में होगा। ये दो चीजें, एक आपका जो कहा जाए कि मन कह रहा है, अच्छा मन कह रहा है कि इसको अस्पताल में तुरंत लेके जाना चाहिए क्योंकि बेसिक नीड उसकी अभी उसको अस्पताल लेके जाने की है और आप ही वहां पर हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि मन क्या कह रहा है कि यार हमें अगर हम इसको लेके जाएंगे तो हमारा काम रुक जाएगा, है ना, दूसरा मन ये कह रहा है। तो इन दो स्थितियों में ये जो आपका मन आपस में द्वंद कर रहा है ना, आपस में कहीं कहा जाए कि द्वंद चल रहा है, आपका इड आपस में, इड और सुपर ईगो आपस में द्वंद कर रहे हैं, ठीक। और इन द्वंद के फलस्वरूप आप जो भी डिसीजन लेते हैं कि आप अपना प्रोडक्शन करना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं या आपका उस बंदे को अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं, जो भी आपका डिसीजन होगा, दिस इज कॉल्ड ईगो। जो भी आपका डिसीजन लेंगे आप उस सिचुएशन में, तो वो आपका ईगो कहलाएगा। ईगो का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप क्या कितना आप बहुत घमंडी हैं या आप कहीं कहा जाए कि आप किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं या किसी को अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, अगर आपका जो भी डिसीजन होता है वो आपका ईगो कहलाता है। वो कहीं कहा जाए अगर आपका ईड आप पे हावी है तो आपसे डिसीजन गलत निकल जाता है, अगर गलत हो सकता है। अगर आपके ऊपर सुपर ईगो आपका भारी है, आपके संस्कार आप पे भारी हैं, तो आपको कहा जाए कि वो सुपर ईगो होता है। एक चीज और है, यहाँ पर हम बार बार संस्कार संस्कार शब्द बोल रहे हैं, तो हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं। संस्कार शब्द का मतलब सिंपल सा होता है कि संस्कार शब्द का मतलब होता है क्या, शुद्ध होना। मतलब टाइम टू टाइम, है ना, समाज ने हमारे ऐसी चीजें, ऐसे मानक, ऐसी चीजें, वैल्यूज बना के रखे हुए हैं और ऐसे कई सारे प्रोसीजर बनाए हैं। जैसे हिंदू समाज में बहुत सारे संस्कार है, 16 संस्कार बताए गए हैं। तो उन संस्कारों का मतलब होता है शुद्ध करना, मतलब समय समय पर आपको शुद्ध करने का जो प्रोसेस समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं संस्कार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर आते हैं, बात करते हैं तो डबल इफेक्ट क्या होता है। कई बार देखिए, कई बार होता क्या है, डबल इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट क्या है। कई बार होता क्या है कि हम ऐसी सिचुएशन में फंसे, जैसे भी हमने आपको बताया कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अपना प्रोडक्शन देखें और दूसरा क्या है कि जो बंदे का एक्सीडेंट हुआ या दो बंदे को मशीन से आपके वर्कशॉप में चोट लगी उसको आप अस्पताल लेके जाए। अब होता क्या है कि मान लीजिए एक ऑप्शन हो देते हैं, एक मान लीजिए आप एक चौराहे पे जा रहे हैं और अचानक से आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ठीक। अब ब्रेक फेल हो गया तो आपको दिख रहा है कि गाड़ी तो अब हम मतलब बचा नहीं सकते, गाड़ी जाएगी तो हम भी जाएंगे और गाड़ी भी जाएगी और जो सामने आ रहा है वो भी जाएगा। तो आपके पास दो रास्ते हैं चौराहे से, या तो आप लेफ्ट ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं। अब आप लेफ्ट में जब जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है वहां बच्चे खेल रहे हैं, और राइट में जा रहे हैं तो वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। अब उस सिचुएशन में आप जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, मतलब आप देखिए यहाँ पर ब्रेक फेल हो गया है, आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप बुजुर्गों को बचाएं या तो बच्चों को बचाएं। तो उस केस में जो आप बुजुर्गों को बचाते हैं, है ना, बुजुर्गों को बचाने क्रम में या बच्चों को बचाने क्रम में जो भी आप डिसीजन लेते हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि डबल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सिचुएशन, किसी सिचुएशन में अगर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं और उस डिसीजन में भी एक डिसीजन गलत ही साबित होने वाला है, ये 100% कंफर्म है। एक सही साबित होगा तो एक गलत, है ना। किसी भी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में जो भी डिसीजन या तो बेस्ट भी होगा, है ना, या अच्छा भी होगा। जो भी आपका डिसीजन होता है वो अच्छा भी हो और खराब भी हो, ठीक है, बैड भी हो, वो डिसीजन आपका अच्छा भी हो खराब भी हो, इस सिचुएशन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट। मतलब आप एक कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को करने के क्रम में आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, दोनों ही होगा, मतलब होना ही होना, वो अनिवार्यता है। ब्रेक फेल हो गया है तो बच्चों को बचा रहे हैं तो बुजुर्ग जाएंगे, बुजुर्ग बचा रहे हैं तो बच्चे जाएंगे, मतलब एक अच्छा होगा तो एक खराब होगा। इस ऐसी सिचुएशन को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हम ऐसा करते हैं, आज की क्लास थोड़ी सी हमारी लंबी हो गई है, ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इसका आइडिया दे देते हैं। धर्म का सिंपल सा मतलब होता है, जो हम धर्म का मतलब रिलीजन या मजहब से नहीं है, सिंपल सा मतलब यहाँ पर जो हमारे उसमें बताया गया है, धर्म का मतलब होता है स्वकर्तव्य पालनम, ठीक। तो पहला सिंपल सा मतलब होता है स्वकर्तव्य पालनम, ठीक। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। धर्म का कभी भी किसी चीज से मतलब नहीं होता है कि आप किसी मजहब से या रिलीजन से, ये लोगों का एक्सप्लेनेशन है, बट एक्चुअली जो बुक्स में, किताबों में दिया गया है उन सारे, उसका मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन करना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, महाभारत में एक आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम आत्मनम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की हानि का मतलब क्या हुआ, जब जब समाज में समाज ऐसा अपने कर्तव्यों का पालन करने से या गलत कर्तव्यों की ओर बढ़ेगा, तब तक कृष्ण भगवान ने बोला कि हम जो है जन्म लेकर पृथ्वी पर उनकी धर्म का स्थापना करेंगे। ठीक, इसी तरह अगर दूसरा बोले कैसा, एक तो महाभारत का ही हो गया, ठीक, दूसरा क्या हो गया, दूसरा ही महाभारत में एक और है ना, एक और आपका श्लोक है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अब यहाँ पर भी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो भी परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को पीड़ित करना सबसे बड़ा अपराध है, दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अपराध है, और ऐसा कुछ भी होगा तो हम इस युग में आकर के इन चीजों को सही करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं महाभारत के माध्यम से भी, कई बुक्स के माध्यम से भी आपको बताया गया है कि जो धर्म है, इस वर्ड का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन करना। ये मनुस्मृति है, उसमें बताया गया है। तो इस तरीके से हमें अभी आपने जो विचार है इसको कहीं ना कहीं उसमें ही रखना चाहिए कि धर्म का एग्जैक्ट मीनिंग ये कभी नहीं हो रहा मजहब, इसका मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन करना। फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा हो गया है, जब हम लोग लाइव सेशन में होते हैं तो चीजें थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है, वो भी मैनेज हो सकता है, बट रिकॉर्डेड क्लास में एक लिमिटेड वो रहता है कि हमें जो कंटेंट को डालने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड ही रहता है हमारे पास। सो इसको ही करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में जो भी और टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, जैसे हमने आपको बताया था एटीट्यूड है, परसेप्शन है, पर्सनालिटी है ना, अभी ये भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, ताकि आपके बिल्कुल क्लियर रहे कि आपको कहीं भी कोई भी समाज में अगर खड़े होकर के, या आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आपके बिल्कुल क्लियर रहे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो नैतिक है, सही है ना, और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम सही है या नहीं। सो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई को अपने ध्यान देते रहिए। थैंक यू सो मच।